Hello everyone, how are you all? I hope everything going great and welcome to this session जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. नाउ सीए सीएमए फाइनल की एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए. मैक्सिमम 5. यस, हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम 5 मार्क का, नहीं आया सिर्फ एक आधा एमसीक्यू आ गया तो 1-2 मार्क, मतलब 1 to 5 मार्क्स के बीच में कुछ भी इस चैप्टर का वेटेज हो सकता है. इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि 5 मार्क के लिए क्यों इतनी मेहनत करना, ऑप्शन में छोड़ देंगे, जाने दो, भगवान भरोसे नहीं आया तो. मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पे यही किया था, लेकिन आप लोगों को ऐसा करना मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी. जस्ट गिव मी 1 आवर, दैट इज ऑल. 1 आवर में आपको पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लीट करवा दूंगी, मस्त एकदम. ये जिस नोट्स में से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नोट्स ओपन प्रिंटेबल फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है. टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. वहां फाइल सेक्शन से जाके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हो. बस अगर 1 घंटा आप लोग मेरे को दे रहे हो और आपको मिल रहे हैं एग्जाम में 5 मार्क्स, वो भी एकदम सिंपल तरीके से, तो आई बिलीव इट्स नॉट अ बैड डील. स्टार्ट करते हैं फटाफट से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. छोड़कर जाना बेवकूफी होगी, रिपीटिंग अगेन, बिकॉज कुछ फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है जहां से ही बार बार पूछा जाता है, तो हम उसको अच्छे से कवर कर लेंगे एंड आपके एग्जाम में मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. चलिए, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. अब क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? नाम में ही गुण है, पता चलता है भाई ऐसी एक पॉलिसी जो फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड होती है. फॉरेन ट्रेड बोलेंगे तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, वेरी सिंपल. तो 5 इयर्स के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इशू की जाती है. लास्ट 2015-20 वाली पॉलिसी थी, फिर आ गया कोविड, तो नई पॉलिसी आई नहीं, उसको एक्सटेंड करते गए एंड देन फाइनली 2023 से नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई. मतलब इसके पहले कौन सी थी? 15-20 वाली, जो ये एक्सटेंड होती जा रही थी. देन उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो हमारी एग्जाम के लिए रेलेवेंट और एप्लीकेबल भी है. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी क्या है? एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस है, जो कौन इशू करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है. क्यों इशू करता है? तो फॉरेन ट्रेड के मैटर्स के लिए. सीधी सी बात है, मैम फॉरेन ट्रेड क्या होता है? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड होता है. एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एम क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाने का? हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लानी है? ताकि हम लोग डेवलप कर सके, प्रमोट कर सके फॉरेन ट्रेड को, रेगुलेट कर सके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को. अब समझना, कोई भी चीज हद से ज्यादा तो अच्छी होती नहीं है. मतलब बहुत सारा इंपोर्ट कर लेना, बहुत सारा एक्सपोर्ट कर लेना भी हो सकता है हमारे लिए नुकसान वाला हो. बहुत एक्सपोर्ट करने से हो सकता है इंडिया में शॉर्टेज हो जाए, बहुत इंपोर्ट करने से तो सीधी सी बात है हमारा फॉरेक्स बाहर चला जाएगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म होगा. यानी हर चीज रेगुलेटेड ही अच्छी लगती है. हम जरूर प्रमोट करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में. तो हम सीधा बोलेंगे कि भाई हम डेवलप करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं फॉरेन ट्रेड. यस, क्योंकि घर घर में खेल के तो कभी हम अमीर हो नहीं सकते. पापा ने मुझे पैसे दिए, मैंने भाई को दिए, भाई ने मम्मी को दिए, तो हम कभी अमीर हो पाएंगे क्या? नहीं. बाहर से पैसा आएगा तब तो ना हम अमीर होंगे. तो सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? इंडिया के बाहर कितना फॉरेक्स गया और बाहर से कितना फॉरेक्स आया, वो. तो हमको क्या चाहिए? हमको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव चाहिए, कि जितना फॉरेक्स हमने बाहर दिया ना, उससे ज्यादा हमने रियलाइज किया होना चाहिए. तो ये सारे एम्स है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, कि हम इस तरीके से पॉलिसी को बनाए कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो, रेगुलेटेड भी रहे, डेवलप भी हो, प्रमोट भी हो, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाए, हमारे लिए फेवरेबल हो जाए. करेक्ट. लेजिस्लेशन गवर्निंग एफटीपी. तो भाई कौन सा एक्ट है जो एफटीपी को गवर्न करता है? द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992. 1991 में हुआ था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम सबको पता है. यस मैम. तो तुरंत उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ठोकर खा के और 1992 में एफटीपी बना दी, ताकि आगे से सारा फॉरेक्स अपना स्मूथ रहे. कौन सी मिनिस्ट्री है जो कंसर्न्ड है एफटीपी से? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका अटैच्ड ऑफिस होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अब डीजीएफटी कौन है? ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. डीजीएफटी काफी हाई लेवल के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. ये लोग क्या करते हैं? सब कुछ हैंडल करते हैं, एफटीपी बनाते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वगैरह वगैरह. तो ये जो डीजीएफटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनके कई सारे रीजनल ऑफिस है इंडिया में, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है डीजीएफटी का, वो कहां पे है? दिल्ली में है.
डीजीएफटी ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि डीजीएफटी के रोल्स क्या क्या होंगे। तो डीजीएफटी के सिंपल रोल्स होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन रोल कि इनको एफटीपी बनाना है, और सिर्फ बनाना नहीं है, कंट्रोल भी करना है, सुपरवाइज भी करना है कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना, ये सारा काम किसका है? ये सारा काम डीजीएफटी का है। देन उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर किसी को करना है तो एवं ही तो कर नहीं सकते, आज मेरी इच्छा हो गई चलो अपन एक्सपोर्ट करेंगे, चलो अपन इंपोर्ट करेंगे, तो यूं तो नहीं कर सकती ना, कुछ तो ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का। तो ये जो ऑथराइजेशन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, ये भी डीजीएफटी देता है। अब ऑथराइजेशन बोले तो क्या, हमको कुछ तो एक कोड मिलेगा आईईसी, जैसे जीएसटी में आपको जीएसटी नंबर मिलता है, इनकम टैक्स में आपको पैन नंबर मिलता है, वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी ग्रांट किया जाता है। तो ये आईईसी भी कौन ग्रांट करता है? तो डीजीएफटी ही ग्रांट करता है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को मॉनिटर करना। व्हाट इज मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन? तो समझना कि बहुत सारी स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं हमको अंडर एफटीपी, बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग ले सकते हैं अगर हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो, लेकिन चेक भी तो करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया है, प्रॉपरली जो भी ऑब्लिगेशंस थी वो सारी फुलफिल की या नहीं की, अगर की तो ही तो वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। रिफंड्स मिलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, ऑथराइजेशंस मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वो सब कब मिलेंगे? जब आप अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करोगे। तो वो ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ नहीं हुआ उसको मॉनिटर करने का भी काम किसका? तो डीजीएफटी का होता है। देन उसके बाद अगर एफटीपी इशू करने के बाद उसके इंटरप्रिटेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रिलेशन में इंटरप्रिटेशन को सिंपल करने के लिए एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करना, ऑर्डर्स इशू करना, ये सारा काम भी किसका होता है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का होता है। तो अभी तक दो पोटेंशियल क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं, पहला कि भाई एम क्या है, गोल क्या है, क्यों हमको एफटीपी लाना है। दूसरा, डीजीएफटी के रोल्स क्या क्या हो सकते हैं? एफटीपी बनाना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ऑथराइजेशन देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोगों को आईईसी कोड इशू करके देना, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लोग फुलफिल कर रहे नहीं कर रहे उसको मॉनिटर करना, और अगर एफटीपी के प्रोविजंस इंटरप्रेट करने में किसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिलेशन में एक्सप्लेनेशंस, ऑर्डर्स वगैरह इशू करना। मैम इनके अलावा क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अलावा भी कोई और है जिसको मतलब है एफटीपी से, जो कंसर्न्ड एफटीपी से? यस ऑफ कोर्स, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, ऑफ कोर्स वो भी रिलेटेड होगा इससे। देन आरबीआई, भाई फॉरेक्स इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो आरबीआई भी इंटरेस्टेड होगा। जीएसटी के डिपार्टमेंट्स भी तो यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। यानी एफटीपी में सिर्फ और सिर्फ डीजीएफटी इंटरेस्टेड है, अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है ऐसा नहीं है। सीबीआईसी, आरबीआई, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट्स, ये सारी अथॉरिटीज भी एफटीपी के साथ डील करती है, इनका भी कुछ ना कुछ एफटीपी में रोल होता है। अब अगर हमको कोई भी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्री ही होता है, देखो जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ही होता है अनलेस के वो रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड है। फर्क क्या है? देखो, प्रोहिबिटेड चीजें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, जैसे मान लो न्यूक्लियर वेपन्स, तो ये तो प्रोहिबिटेड है ना, ऐसे ही तो आप और मैं इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड बोले तो क्या कर सकते हो पर फ्रीली नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स के लिए हमको पहले एप्लीकेशन करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, ऑथराइजेशन लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेने के बाद यस हम इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पर ये तो स्पेसिफिक बातें होती है कुछ चीजों के लिए जो कि रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड होते हैं। लेकिन जनरली क्या बोलते हैं हम? जनरल प्रोविजन तो यही बोलता है कि जब तक रेगुलेटेड नहीं है तब तक सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ही है। मैं चाहती हूं ये कैलकुलेटर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती हूँ, कौन रोकेगा? मुझे ये रिमोट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कौन रोकेगा? मुझे ये हेडफोन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने हैं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो भाई जनरली हम क्या बोलते हैं? जनरली हम यही बोलते हैं कि भाई सारे गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ही होता है अनलेस इट इज रेगुलेटेड। अब रेगुलेटेड में क्या हो सकता है? तो वो प्रोहिबिटेड हो सकते हैं। अगर देखो प्रोहिबिशन है तो आप कर ही नहीं सकते हो, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो ऑथराइजेशन के साथ कर सकते हो, या कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। एग्जाम्पल ओएनजीसी, जैसे कि नेचुरल ऑयल गैस वगैरह हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह। अब ये सब ऐसे ही कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जो स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस है गवर्नमेंट की, ये लोग ही इन चीजों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई कुछ चीजें ऐसी है जो पर्टिकुलरली रिजर्व्ड है कि गवर्नमेंट ही यानी कि स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही इन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी। तो हम बोलेंगे कि भाई जनरली सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री ही होते हैं अनलेस के वो रेगुलेटेड हो। करेक्ट मैम। एक्सेप्ट अगर रेगुलेटेड है
तो कैसे हो सकता है? या तो प्रोहिबिशन होगा तो करोगे ही नहीं, रिस्ट्रिक्शन है तो ऑथराइजेशन के साथ कर लोगे, या तो कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सक्लूसिवली स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही आईटीसीएचएस के अंदर, आईटीसीएचएस क्या है, वो पूरा लिस्ट है कि भाई ये सारे गुड्स है, इसको ऐसे डील करना है, वैसे करना है। तो ये जो आईटीसीएचएस के अंदर लिखी हुई है पर्टिकुलर चीजें जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस ही डील कर सकती है, तो सिर्फ वही डील करेगी। हम आप में जनरल पब्लिक उन चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। मैम आप कब से जो आईईसी बता रहे हो, भाई जैसे जीएसटी नंबर होता है तो हमको पता है कि भाई जीएसटी नंबर क्या होगा, 15 डिजिट का कोड होता है जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं, फिर पैन नंबर आता है, फिर एंटिटी कोड आता है, वैसा सब। तो सिमिलरली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है वो कैसा दिखता है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अल्फा न्यूमेरिक बोले तो एबीसीडी वाला अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी उसमें होता है। देखो 2017 के पहले तो एप्लीकेशन करते थे तो अलग अलग आईईसी कोड्स दिए जाते थे, लेकिन 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जब भी आप आईईसी कोड के लिए अप्लाई करते हो और आईईसी कोड आपको ग्रांट किया जाता है, तो जो आपका पैन नंबर है ना, वही आपका बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है, आईईसी कोड बन जाता है। क्या कह रहे हैं, देखो हम लोग पहले तो बिना आईईसी कोड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आईईसी कोड होना जरूरी है, आईईसी कोड के साथ ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आईईसी कोड कैसा दिखता है मैम, तो एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अब 1 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जब भी आपको आईईसी कोड दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका पैन नंबर ही होगा। तो 1 जुलाई 17 से पैन ही आपका आईईसी। अब एक बात समझना, अगर मेरे पास पैन है डजंट मीन कि ऑटोमेटिक वो आईईसी हो गया। अप्लाई करूंगी तो आईईसी में ही पैन मिलेगा। बच्चों को क्या लगता है कि मेरे पास पैन नंबर है ना मैम, मतलब मेरे पास आईईसी भी है, ऐसा नहीं है। आपको आईईसी में मिलेगा आपका पैन नंबर, वो 1 जुलाई 2017 से हो गया है। और एक बार आपको आईईसी कोड अलॉट कर दिया जाता है तो वो परमानेंट ही होता है, अनलेस कि आप ऐसा कोई कांड कर दो कि डीजीएफटी आपका आईईसी कोड कैंसिल करे, वो अलग बात है। बाकी ऐसा रिन्यू करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आईईसी कोड मिला तो वो क्या होता है, परमानेंट ही होता है। करेक्ट मैम। चलो, तो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स अगर है, ऑलरेडी समझा चुकी हूं, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स अगर है जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो ऑथराइजेशन और परमिशन के साथ ही कर सकते हो, प्रोहिबिटेड का तो कर ही नहीं सकते। जो फ्री है वो तो एवं ही फ्री है, उसमें क्या दिमाग लगाना है। ऑथराइजेशन आपका हक नहीं है, ध्यान रखना। मैंने अगर अप्लाई करा है गवर्नमेंट को कि ये कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जिसका मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो लाओ मुझे ऑथराइजेशन दो, और गवर्नमेंट चाहे तो मना भी कर सकती है, मुझे कंसेंट है भाई, हम समझते हैं। तो कोई हक नहीं है आपका, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे हक है, मुझे दो ऑथराइजेशन। नहीं, गवर्नमेंट चाहे तो भाई, मतलब डीजीएफटी चाहे तो आपको रिफ्यूज भी कर सकती है कि हम आपका ऑथराइजेशन नहीं ग्रांट करेंगे, रिन्यू नहीं करके देंगे, अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो। ये बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है कि ऑथराइजेशन हमारा हक नहीं है। हाँ, हम अप्लाई करके मांग सकते हैं, डीजीएफटी को ठीक लगेगा तो हमको ऑथराइजेशन दे देगा, उसको ठीक नहीं लगता तो वो हमको मना भी कर सकता है और हमको मना मानना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आईएनआर में भी हो सकता है, फॉरेक्स में भी हो सकता है। देखो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी करेंसी में वो चलेगा, हमको जो पैसा आ रहा है एक्सपोर्ट करने से वो फॉरेक्स में चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट आईएनआर में है, फॉरेक्स में है, सब चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सारे बेनिफिट्स आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल करके दे रहे हो, इंडिया में फॉरेक्स ला रहे हो, इसलिए तो हम आपको सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो तो फॉरेक्स में होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वॉस्ट्रो अकाउंट से आईएनआर आता है तो चलेगा। ये चीज हम जीएसटी में भी डिस्कस करते हैं, कंसिडरेशन वगैरह जब पढ़ाती हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको समझाया था कि ये जो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे ही अकाउंट्स जो उस कंट्री में है और उस कंट्री के अकाउंट जो हमारे पास है, वो वही पैसा होता है जो वॉस्ट्रो से आता है। तो अगर वॉस्ट्रो अकाउंट से आईएनआर आ रहा है तो चलता है। बाकी अगर किसी भी रूट से पैसा आ रहा है फॉर योर एक्सपोर्ट्स तो इट शुड बी फॉरेक्स, भले ही आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किसी भी करेंसी में हो, डजंट मैटर। करेक्ट। ये सब तो क्या था, ये सब तो कुछ नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, समझ लो। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम थे जो अभी तक पढ़ाया, आए तो रोल या एम कुछ आ सकता है जिसके भी चांसेस एकदम एकदम रेयर है। एमसीक्यू में कुछ बन जाए तो ठीक। मेन चैप्टर शुरू होता है यहां से, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। अब समझना,
ए हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। अमित सर है यहाँ पे। अमित सर बढ़िया एकदम इंटर पढ़ाते हैं, कॉस्ट भी पढ़ाते हैं, एसएम भी पढ़ाते हैं, एफएम भी पढ़ाते हैं, सिंगल हैंडेडली सारा इंटर ये पढ़ा लेते हैं। एंड क्या धांसू पढ़ाते हैं। इस बार जो इंटर की एग्जाम हुई है, ही इज गॉट सुपर्ब रिव्यूज, यू गाइस कैन चेक आउट एंड ऑल्सो अपने जूनियर्स को रेकमेंड करियो। चलो, ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम क्या बोलती है भाई? सबसे पहले तो डिफरेंस समझना एग्जेम्पशन का और रेमिशन का। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? एग्जेम्प्ट का मतलब आपको ड्यूटी देनी ही नहीं है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या बोलते हैं? आपको ड्यूटी देनी ही नहीं है। और रेमिशन का मतलब क्या होता है? एक बार ड्यूटी दी तो आपको दोबारा से वापस कर दी जाएगी। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक जो पहले आपके सिलेबस में था और अब आईसीएआई ने निकाल दिया, वो एक क्लासिक एग्जांपल है रेमिशन का। इसमें क्या होता है, एक बार तो हम इंपोर्ट करते टाइम ड्यूटी भर देते हैं, बाद में उन चीजों को यूज करके अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, एज इट इज एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो हमने इंपोर्ट ड्यूटी भरी थी उसका 95% 99% परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग सारे क्राइटेरिया को देख के और हमको क्या किया जाता है, ड्यूटी वापस दी जाती है। दिस इज अ रेमिशन स्कीम। वेयर इज एग्जेम्पशन स्कीम ऐसा बोलता है कि शुरू से ड्यूटी दो ही मत, बात खत्म। तो दो तरीके की स्कीम्स होती है, वन इज एग्जेम्पशन स्कीम एंड वन इज रेमिशन स्कीम। अब सबसे पहले हम एग्जेम्पशन स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है एग्जाम में, तो ध्यान भटकेगा नहीं, सबका ध्यान इधर, मुझ पे नहीं नोट्स पे। करेक्ट। चलो, एडवांस ऑथोराइजेशन क्या बोलता है? ध्यान से सुनना, एक बार में सुनना, समझ भी आ जाएगा, मजा भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। एडवांस ऑथोराइजेशन बोलता है अगर मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, जो इंपोर्ट करके मैं अपनी प्रोसेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज करके जो प्रोडक्ट बनाऊंगी वो एक्सपोर्ट करने वाली हूं, तो इंपोर्ट करते टाइम मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। मानो मैं शर्ट बनाने वाली हूं, मैं शर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करने वाली हूं। शर्ट बनाने के लिए मुझे जो भी चाहिए था, मुझे कपड़ा चाहिए था, बटन्स चाहिए थे, जो भी थ्रेड वगैरह चाहिए था, ये सब अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूं, ये सब अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूं ताकि शर्ट बना के एक्सपोर्ट कर सकूं, और अगर मेरे पास एडवांस ऑथराइजेशन है, तो ये सारी चीजें जो नॉर्मल इंसान को इंपोर्ट करने पे इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ती है, पर क्योंकि मैं एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हूं, मुझे इंपोर्ट ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। हुई ना ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम। ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता है, एक बार ड्यूटी भर दी उसके बाद हम उसका रिफंड मांगते हैं, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, शुरू से ड्यूटी भरते ही नहीं है। तो हमने यहां पे बोला ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे आप इनपुट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। अब ध्यान रखना, यहां पे हम सिर्फ इनपुट्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स के लिए अपने पास अलग से स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ईपीसीजी नाम की हम एक अलग स्कीम पढ़ेंगे जो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए है, इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली। तो हम बोलेंगे स्कीम टू इंपोर्ट इनपुट्स। कौन से इनपुट्स? जो आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने वाले हो। कौन से मैन्युफैक्चरिंग मैम? ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आपको हम विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या कर सकते हैं, वो चीजों को इंपोर्ट करने देंगे। आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन करनी है ऑनलाइन, और आपको दे दिया जाएगा ऑथराइजेशन विच रिमेन्स वैलिड अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अब देखो क्या होगा, आज मैंने अप्लाई किया, आज मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट को कि मुझे एडवांस ऑथराइजेशन दो। मेरे पास 1 लाख शर्ट को एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर आके पड़ा है, जिसके लिए मुझे ये सारे इनपुट्स इंपोर्ट करने हैं, मैं उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहती हूँ, लाओ मुझे एडवांस ऑथराइजेशन दो। तो मैंने क्या किया, मैंने आज अप्लाई कर दिया। जिस दिन अप्लाई किया उसके थोड़े दिन में आपको ऑथराइजेशन दे दिया जाएगा, अगर सब कुछ ओके है तो। अब जिस दिन ऑथराइजेशन दिया ना, वहां से 12 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। जिस दिन मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिला, वहां से 12 मंथ्स, या तो गवर्नमेंट चाहे तो आपको कोई और स्पेसिफाइड ज्यादा पीरियड दे सकती है, विच एवर इज मोर बोला है, मतलब 12 मंथ्स तो जनरल पीरियड है ही। मानो गवर्नमेंट खुश है, गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ठीक है, तू 2 साल तक इंपोर्ट कर ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई अगर गवर्नमेंट बोलते 24 मंथ्स तो ठीक है, अलग बात है, विच एवर इज मोर। तो नॉर्मल टाइम लिमिट हम क्या बोलते हैं, जिस दिन अप्लाई करने के बाद हमको एडवांस ऑथराइजेशन मिल गया, उस दिन से 12 मंथ्स, जो फर्दर 12 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है, या तो फिर कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड 30, 40, 50 मंथ्स कुछ भी हो सकता है जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, विच एवर इज मोर है,
उसके अंदर तक मैं क्या कर सकती हूँ, इंपोर्ट्स कर सकती हूँ, और वो इंपोर्ट्स मेरे क्या रहेंगे, ड्यूटी फ्री रहेंगे। उन इनपुट्स पे मुझे कोई ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट्स है, कंज्यूमेबल्स है, ऑयल, फ्यूल, कैटलिस्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो आप यूज करने वाले हो अपने फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए या तो डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए आपको कोई ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। कोई ड्यूटी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, कोई भी एडिशनल ड्यूटी, मानो सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, कोई भी दूसरी तरीके की ड्यूटी लगती है ना, तो वो भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इनफैक्ट जीएसटी और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। मतलब अगर एक एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर है जो या तो फिजिकल एक्सपोर्ट, जो नॉर्मल एक्चुअल प्योर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है वो, या तो फिर डीम्ड एक्सपोर्ट। मैम ये डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, मानो आप ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी को या किसी और एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को, ईपीसीजी होल्डर को, इन लोगों को एक्सपोर्ट सेल करते हो, तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाता है, तो वो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग आगे जाके एक्सपोर्ट कर देंगे। तो या तो आप एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो फिर आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इनपुट्स कंज्यूमेबल्स है वो अगर आप यूज करोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम्स व्हिच अल्टीमेटली आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड, बी इट फिजिकल एक्सपोर्ट और बी इट डीम्ड एक्सपोर्ट, तो इस सिचुएशन में आप जब इंपोर्ट करते हो ना, इंपोर्ट, तो इस इंपोर्ट पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि बताओ एडवांस ऑथराइजेशन में कौन कौन सी ड्यूटी हमको नहीं भरनी होती है। तो एडवांस ऑथराइजेशन में हमको जितनी ड्यूटी आती है कोई नहीं भरनी होती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी बोलेंगे तो सारी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, जितनी भी ड्यूटीज है सारी की सारी ड्यूटी यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाती है। यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट फॉर एनी ड्यूटी। आईजीएसटी भी इनफैक्ट यहाँ पे नहीं देना होता है, सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है। करेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके जो इनपुट्स है ना, जो एक्सपोर्ट वाली चीज को मैन्युफैक्चर करने में यूज होने वाले हैं, उनके साथ मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेयर मटेरियल भी मंगवाना है तो वो भी चलेगा। जितनी सीआईएफ वैल्यू का मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिला है कि आप इतने तक का इंपोर्ट कर सकते हो, उसका मैक्सिमम 10% तक मैं स्पेयर मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकती हूँ, चलेगा। देखो नॉर्मल इनपुट्स और कंज्यूमेबल्स जो मुझे लगने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसका तो एडवांस ऑथराइजेशन मुझे मिल गया है, और जिस सीआईएफ वैल्यू का मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिला है ना, उसका 10% मैक्सिमम मैं स्पेयर मटेरियल भी मंगवा सकती हूं बिना इंपोर्ट ड्यूटी भरे। उससे ज्यादा स्पेयर मटेरियल्स अगर मंगवाएंगे तो फिर एप्लीकेबल रेट से इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। यहां पे होता है एक्चुअल यूजर कंडीशन। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल यूजर कंडीशन? समझना, जिसने एडवांस ऑथराइजेशन लिया है वही उसके मजे ले सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आज अप्लाई करके मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिल गया, अब मैंने सोचा कि छोड़ना यार, एक्सपोर्ट करने का मूड मर गया, तो मैं क्या करूं, मैं मिस्टर ए हूं, अब कोई मिस्टर बी है जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, मैंने कहा एक काम कर, मेरा एडवांस ऑथराइजेशन तू रख, मेरा एडवांस ऑथराइजेशन तू रख, तू इंपोर्ट कर लियो बिना ड्यूटी भरे, मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिल गया। मैंने सोचा कि छोड़ यार, मुझे नहीं करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेरे को यूज ही नहीं करना ये ऑथराइजेशन, तो मैं सोच रही थी कि मिस्टर बी को दे दूं ताकि ये ऑथराइजेशन यूज करके मिस्टर बी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर ले। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता। जिसने ऑथराइजेशन लिया सिर्फ और सिर्फ वही एक्चुअल यूजर इसके मजे ले सकता है। आप अपना एडवांस ऑथराइजेशन किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मिस्टर बी को चाहिए ऑथराइजेशन तो वो खुद जाएगा, अप्लाई करेगा और ऑथराइजेशन लेगा। आप अपना ऑथराइजेशन किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है मैम। मैम ऑथराइजेशन कैसे मिलता है, मतलब क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है? क्वांटिटी डिसाइड होती है बेस्ड ऑन सियॉन। सियॉन क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। अब समझना, जैसे मैंने जाके गवर्नमेंट को अप्लाई करके बोला कि मुझे 1 लाख शर्ट्स क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो 1 लाख शर्ट्स बनाने के लिए जो जो इनपुट्स लगेंगे वो सब मैं ड्यूटी फ्री मंगवाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ऑथराइजेशन दो। तो अब गवर्नमेंट ऐसे तो बोल नहीं सकती हाँ ठीक है जाओ जाओ जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा मंगाओ और 1 लाख शर्ट बनाओ, नहीं। अब होते हैं कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कि भाई एक अगर नॉर्मल एडल्ट इंसान है जिसका अगर शर्ट बनाना है तो मान लो 2 से 2.5 मीटर कपड़ा लगता होगा शर्ट बनाने के लिए, यानी 1 लाख शर्ट्स बनाने के लिए
1 लाख शर्ट्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि 2 लाख या 2.5 लाख मीटर क्लोथ हमको लग जाएगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास सारे गुड्स के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं कि भाई ये चीज का आउटपुट निकालने के लिए इतना इनपुट लग जाता है नॉर्मल लॉस वगैरह कंसिडर करके। तो वो उतने अमाउंट का आपको क्या करते हैं, ऑथराइजेशन दे देते हैं कि चलो इतना आप क्या कर लो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लो। तो हम क्या बोलेंगे कि कितने क्वांटिटी का हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर पाएंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, वो क्वांटिटी डिसाइड होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स सियोन के बेसिस पे। लेकिन अगर सियोन अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, आपका जो भी आपके पास रीजनल डीजीएफटी का ऑफिस है वहां पे जाके आप अप्लाई कर दो, भाई मैंने कोई अतरंगी प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिसमें कितना इनपुट लगेगा स्टैंडर्ड ऐसा कुछ डिसाइडेड है ही नहीं, तो फिर मुझे ऑथराइजेशन किस बेसिस पे मिलेगा, तो मैं जाके डीजीएफटी के रीजनल ऑफिस पे अप्लाई करूंगी कि देखो भाई ये प्रोडक्ट है जो मैं एक्सपोर्ट करने वाली हूं जिसके लिए मुझे ये इतने इतने इनपुट्स लगेंगे। तो फिर वो अपने हिसाब से इनपुट आउटपुट रेशियो निकाल के और मुझे ऑथराइजेशन की क्वांटिटी परमिट कर देंगे। क्या हम जितनी बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मैम उतनी बार जा जाके अप्लाई करेंगे एडवांस ऑथराइजेशन के लिए? द आंसर इज नो। अगर सियोन अवेलेबल है किसी चीज का कि भाई मैं नॉर्मली हर साल इतना एक्सपोर्ट करती ही हूं, तो भाई मुझे क्या करो पूरे साल के लिए एक साथ ही ऑथराइजेशन दे दो ना, तो पूरे साल में जब जब इंपोर्ट करना चाहूंगी तब तब ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर सियोन अवेलेबल है मेरे प्रोडक्ट को लेके, तो मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपोर्ट करा था उस एफओबी वैल्यू का 300% गवर्नमेंट मुझे अलाउ कर देगी एडवांस ऑथराइजेशन के मैं इतने तक का इंपोर्ट कर पाऊंगी ड्यूटी फ्री, या तो 1 करोड़ विच एवर इज हायर। क्या बोला, 3 टाइम्स हो जाएगा, 300% मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर मेरे प्रोडक्ट का सियोन अवेलेबल है तो मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपोर्ट करा होगा उस एफओबी वैल्यू का 300% मैक्सिमम है। हमेशा ये होगा ऐसा नहीं है, इससे कम भी मिल सकता है, ये मैक्सिमम है कि इससे ज्यादा एनुअल ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। तो जो एफओबी वैल्यू मैंने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट करी होगी उसका 300% मैक्सिमम या 1 करोड़ विच एवर इज हायर है, वहां तक का मुझे एक साथ एनुअल ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि पूरे साल बिंदास इंपोर्ट करो और ड्यूटी मत भरियो। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका सियोन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर ऐसा एनुअल रिक्वायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता, फिर जितनी बार इंपोर्ट करना होगा उतनी बार मुझे अलग अलग एडवांस ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन करके और एडवांस ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। चलो यस, तो हम बोलेंगे अगर सियोन अवेलेबल है तो 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या 1 करोड़ विच एवर इज हायर का एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन आप ले सकते हो। अगर सियोन अवेलेबल नहीं है तो फिर एनुअल रिक्वायरमेंट फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। एंड यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है, मतलब आपको मिनिमम कम से कम 2 साल एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि मैं टाइम पास बंदा नहीं हूं, मैं एक्चुअली एक्सपोर्ट करता हूं। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसके बाद आप गवर्नमेंट को जाके बोल सकते हो कि भाई देखो 2 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, तो अब मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो इंपोर्ट्स लगते हैं ना उस पे क्या करो, मेरी ड्यूटी खत्म करो, माफ करो। तो मैम अगर मैं नया पर्सन हूं, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मुझे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोगों के लिए दूसरा बेनिफिट है विच इज डीएफआईए। नए खिलाड़ियों के लिए डीएफआईए का बेनिफिट होता है, लेकिन जो एडवांस ऑथराइजेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर पीपल के लिए होता है। मतलब मिनिमम 2 साल एक्सपोर्ट जिसने करके दिखा दिया है गवर्नमेंट को, वो अब जाके एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई मेरे फर्दर एक्सपोर्ट्स के लिए मुझे जो भी इंपोर्ट लग रहे हैं ना वो सब मैं ड्यूटी फ्री करने वाला हूं। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड देखो एक्चुअली तो 18 मंथ्स होता है, मतलब जो बेयर एफटीपी है या आप नेट पे भी देखना चाहो, वेबसाइट पे देखना चाहो, इट इज ऑल 18 मंथ्स। आईसीआई की मॉड्यूल में भी पहले 18 मंथ्स ही था, पर पता नहीं क्यों इस बार नई मॉड्यूल में उन्होंने 90 डेज कर दिया है। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट, ये 90 डेज है ही नहीं, ये एक्चुअली 18 मंथ्स ही है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जिस दिन हमको एडवांस ऑथराइजेशन मिल गया ना, जिस दिन हमको एडवांस ऑथराइजेशन मिल गया तो पहले तो ऊपर हमने देखा कि वहां से 12 मंथ के अंदर अंदर हमको इंपोर्ट कर लेना है, राइट, ये राशि।
जिस दिन हमको एडवांस ऑथराइजेशन मिला वहां से 12 मंथ के अंदर अंदर हमको क्या करना है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लेना है। एक्सटेंशन मिल सकता है, वो अलग बात है। और हम बोल रहे हैं कि जिस दिन आपने इंपोर्ट कर लिया है ड्यूटी फ्री, वहां से 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करके चीज को खत्म करना है। मॉड्यूल में 90 डेज लिखा है, पता नहीं क्यों, बट एक्चुअली इट इज 18 मंथ्स ओनली। आप चाहो तो 18 मंथ्स यहाँ पे लिख लो, और ये सेंस भी बनाता है, राइट। आज इंपोर्ट करके 90 डेज में मैन्युफैक्चर करके कैसे एक्सपोर्ट कर दूं मैं? तो भाई यहाँ पे जिस दिन ऑथराइजेशन मिला वहां से 12 मंथ्स में तो पहले मुझे इंपोर्ट कर लेना है जिसपे कोई ड्यूटी नहीं भरूंगी। फिर वो इंपोर्ट्स को यूज करके जो भी मैन्युफैक्चर कर रही हूं वो इंपोर्ट किया उस दिन से 18 महीने 18 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो इंपोर्ट किया था उस पर ड्यूटी नहीं भरी थी, सब कुछ ओके था। एंड एक यहाँ पे आता है वैल्यू एडिशन का कंडीशन। व्हाट इज वैल्यू एडिशन का कंडीशन? वैल्यू एडिशन का कंडीशन बोलता है कि भाई देखो, हम तुमसे इंपोर्ट पे 1 रुपये का ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, तो हमको कुछ तो फायदा दो। तो यहां हम बोलते हैं कि जो आपने इंपोर्ट किया था ना, जो आपने इंपोर्ट किया था, एटलीस्ट कम से कम उसमें 15% का तो वैल्यू एडिशन करके ही एक्सपोर्ट करना, तभी तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। कि मानो अगर इंपोर्ट 100 रुपए में किया है, तो अब इसको कोई तो प्रोसेस में यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करके अल्टीमेटली जब इस चीज को एक्सपोर्ट करोगे ना, तो एटलीस्ट कम से कम 115 में तो करना, उससे ज्यादा करो तो हमको तो बहुत खुशी है। पर एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट लेने के लिए कम से कम एटलीस्ट, क्या बोला, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट किया 115 में, इंपोर्ट किया था 100 में, अपॉन करेंगे 100 तो क्या आ जाएगा 15%। यानी कम से कम इतना तो वैल्यू एडिशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एडवांस ऑथराइजेशन की कंडीशन फुलफिल होगी। करेक्ट मैम, ये हुआ अपना पूरा एडवांस ऑथराइजेशन खत्म। शॉर्ट में एग्जाम में आ सकता है, आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडवांस ऑथराइजेशन या व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन, सिंपल। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और लिख के आनी है, एक बार में सुनना, चलो फटाफट से। एडवांस ऑथराइजेशन एक ऐसी स्कीम है जो बोलती है कि अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो वो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको जो जो भी रॉ मटेरियल इनपुट्स लगते हैं ना, वो सब आप इंपोर्ट करोगे। वो इंपोर्ट करने में हम आपसे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। जिस दिन आप अप्लाई करते हो और आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाता है, वहां से 12 मंथ्स के अंदर अंदर या फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड में आप इंपोर्ट कर लो ड्यूटी फ्री। और अब जिस दिन आपने इंपोर्ट कर लिया है, वहां से 18 मंथ्स में आप क्या कर लो, एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को दिखा दो। इंपोर्ट की जो भी वैल्यू होगी एक्स मान लो, उसमें एटलीस्ट 15% का तो वैल्यू एडिशन करके ही आपको एक्सपोर्ट करना है। फिजिकल एक्सपोर्ट करो चाहे डीम्ड एक्सपोर्ट कर दो, दोनों ही चलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, मैंने एक ईओयू को, ईएचटीपी को, एसटीपी को दे दिया, जो आगे एक्सपोर्ट करेगी तो भी चलेगा। डीम्ड एक्सपोर्ट में भी एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है, मतलब एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जिसके पास ऑथराइजेशन है सिर्फ वही उसके मजे ले सकता है, आप मजे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी ड्यूटी एग्जेम्प्ट होगी मैम? सारी तो सब बोले तो सब, यानी बीसीडी, कोई भी दूसरी सेफगार्ड ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जितनी भी एडिशनल ड्यूटीज है, आईजीएसटी सेस, सबके सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। कैसे मिलता है ऑथराइजेशन? सी ऑन के बेसिस पे, कि भाई जो एक्सपोर्ट करोगे, जो आउटपुट होगा, उसका स्टैंडर्ड कितना इनपुट लगता होगा, उस हिसाब से गवर्नमेंट हमको क्या करती है, एडवांस ऑथराइजेशन दे देती है। ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए होता है, यानी कम से कम 2 साल आपको एक्सपोर्ट करके दिखाना पड़ेगा कि आप काबिल हो, तब जाके आपको एडवांस ऑथराइजेशन दिया जाएगा। जल्दी से बोलो दिल दिल आग आग बॉम बॉम, जल्दी से बोलो दिल दिल आग आग बॉम बॉम। सब लोग समझ में आ गया एडवांस ऑथराइजेशन? फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस, डन मैम। तो अब हम लोग बात करते हैं DFIA की, विच इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। अब ये होता है नए नए गेमर्स के लिए, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहले से एक्सपोर्ट करके दिखाए हुए नहीं है, इनको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले तो ये पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, मतलब पहले आप अपने आप को प्रूव करोगे, फिर सरकार आपको बेनिफिट देगी। एडवांस ऑथराइजेशन में तो क्या होता है, अभी तक एक्सपोर्ट किया नहीं, मैंने पहले एडवांस ऑथराइजेशन ले लिया, इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर एक्सपोर्ट करूंगी। DFIA में आप पहले एक्सपोर्ट कर दो। मानो
मानो मुझे क्या करना है, मुझे ये रबर बैंड बना के, मुझे ये स्क्रंची बना के एक्सपोर्ट करनी है। मैंने क्या किया, इसको बनाने के लिए ये जो कपड़ा चाहिए था, इलास्टिक चाहिए था, पर्ल्स चाहिए थे, सब कुछ मैंने क्या कर लिया, सारे के सारे इनपुट्स मैंने इंपोर्ट कर लिए, बराबर ड्यूटी वगैरह सब कुछ भर दिया, ये मैंने स्क्रंची मैन्युफैक्चर किया और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि देख भाई तू जिंदगी में एक ही बार तो एक्सपोर्ट नहीं करने वाली। आई सेड हाँ और करूंगी आगे। तो गवर्नमेंट ने बोला अब सुनो, एक बार आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो ये एक्सपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट पूछेगी कि अच्छा सुन बब्बू बता कि ये एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स लगे थे। तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगी कि मुझे ना ये पर्ल्स लगे थे, मुझे इलास्टिक लगा था, मुझे ये कपड़ा लगा था, ये सारे मैंने चीजें इंपोर्ट करी थी और इस पे ड्यूटी भरी थी। अब गवर्नमेंट मुझे क्या करेगी, इस ड्यूटी के लिए DFIA का बेनिफिट दे देगी। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहां पे हम बोलते हैं कि देखो आप एक बार एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट करने में आपके जितने भी इनपुट्स यूज हुए थे तब तो आपने ड्यूटी भर दी थी, अब उन ड्यूटी के लिए आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी। मतलब अब जब ये एक्सपोर्ट करके दिखाने के बाद मैं आगे फिर जाके और पर्ल्स और कपड़ा और इलास्टिक जब इंपोर्ट करूंगी ना, तब गवर्नमेंट मुझसे ड्यूटी नहीं मांगेगी। ये एक पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, यानी जो इनपुट्स आप अपने इंपोर्ट वाले यूज कर चुके हो एक्सपोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ पे फ्यूल अलाउड नहीं होता है, फ्यूल के लिए DFIA नहीं मिलता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसका बेनिफिट ले सकते हो। यानी एक बार फर्स्ट टाइम जब इंपोर्ट कर रही हूं ना तब तो ड्यूटी भर दूंगी, फिर स्क्रंची बना के एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट करने के बाद गवर्नमेंट को बोलूंगी कि देखो नेक्स्ट ऑर्डर है, मुझे और भी मैन्युफैक्चरिंग करना है, लास्ट टाइम इतना तो मैं एक्सपोर्ट कर ही चुकी हूं, तो जितना एक्सपोर्ट कर चुकी हूं उतने के लिए जितना इंपोर्ट लगा था एटलीस्ट उसका तो बेनिफिट दो। तो गवर्नमेंट बोलेगी सही बात है, उतने के लिए मुझे क्या मिल जाती है, ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट्स मिल जाती है, जिनको यूज करके मैं आगे की अपनी ड्यूटी बचा सकती हूँ। लेकिन मैम जिंदगी में बस एक ही बार स्क्रंची बनाई और एक्सपोर्ट कर दी, बस मन उठ गया मैम, मन उठ गया, ये लेडीज आइटम बनाने ही नहीं है हमको। तो बोला ओ माय गॉड, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मन उठ गया, बस एक बार एक्सपोर्ट किया अब हमको करना ही नहीं है। तो मैम अब हम DFIA का क्या करें, जब पहले इंपोर्ट किया था तब तो ड्यूटी भर दी थी और अब स्क्रंची बना के एक्सपोर्ट भी कर दिया, आगे फिर एक्सपोर्ट नहीं करना। गवर्नमेंट हमको अब बेनिफिट दे रही है कि नेक्स्ट इंपोर्ट पे ड्यूटी मत भरना, लेकिन मुझे नेक्स्ट इंपोर्ट करना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एडवांस ऑथराइजेशन और DFIA में, कि वहां पे एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है, यहाँ पे एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं होती है। बोले तो DFIA ट्रांसफरेबल होता है, यानी मैं एक्सपोर्ट करके सरकार को दिखा दूं और मुझे फिर ड्यूटी स्क्रिप्ट्स मिल जाए DFIA के, और मैं और आगे इंपोर्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, ये स्क्रिप्ट्स मैं पैसा लेके किसी को बेच सकती हूँ, ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, जो इन स्क्रिप्ट्स को यूज कर लेगा आगे अपनी ड्यूटीज को बचाने के लिए। तो ये एक पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी है। इंपोर्ट इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्यूल अलाउड नहीं है। DFIA उन्हीं चीजों के लिए मिलता है जिनके लिए CON नोटिफाइड है। अगर CON नोटिफाइड नहीं है ऐसी कोई चीज है तो आप अप्लाई करके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो फिक्स नहीं करवा सकते। DFIA में वो ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू एडिशन 20% का होना चाहिए और 12 मंथ्स के अंदर अंदर, जिस दिन इंपोर्ट किया वहां से 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड अपन ने पढ़ा था 18 मंथ्स का, वो DFIA में 12 मंथ्स का हो जाता है कि जिस दिन इंपोर्ट किया उससे 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, वहां 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यहाँ पे 20% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। थर्ड डिफरेंस, वहां पे एक्चुअल यूजर कंडीशन थी, इधर एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं है। DFIA आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस, एडवांस ऑथराइजेशन में कोई ड्यूटी नहीं भरनी पड़ती थी, BCD, एडिशनल ड्यूटी, GST, सेज सब कुछ एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे DFIA में जो आपको स्क्रिप्ट्स मिलती है ना, उससे सिर्फ आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होता है, बाकी सारी ड्यूटीज तो आपको भरनी ही पड़ती है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि DFIA में सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होती है, बाकी सारी ड्यूटी तो मेरे को भरनी ही पड़ती है। एक्सपोर्ट मुझे 12 मंथ्स में कंप्लीट कर लेना है, जिस दिन इंपोर्ट किया वहां से। एंड सेकंड, दोनों ही 12 मंथ से मतलब क्या, जिस दिन DFIA मिला, export shall be completed within 12 months from filing online application, then DFIA issued and valid for 12 months from issue date for duty free import। मतलब क्या बोला, देखो आज मैंने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे सरकार को बोलना है कि देख मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ला मुझे DFIA दे। तो जिस दिन एक्सपोर्ट किया ना, वहां से क्या करना, 12 मंथ्स में
वहां से 12 मंथ्स में गवर्नमेंट को अप्लाई कर देना कि देखो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, लाओ अब मुझे डीएफआईए दो। देखो मैंने क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है, लाओ अब मुझे डीएफआईए दो। अब ऐसे केस में एक्सपोर्ट करने के 12 मंथ्स में आप अप्लाई करोगे कि चलो मुझे डीएफआईए दो, और अब जिस दिन डीएफआईए मिला ना, वहां से नेक्स्ट 12 मंथ्स में आप क्या कर लोगे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लोगे। क्या समझ में आया? जिस दिन एक्सपोर्ट करके दिखा दिया सरकार को, वहां से 12 मंथ्स में अप्लाई कर दो कि देखो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, अब लाओ मुझे डीएफआईए दो। और जिस दिन डीएफआईए मिल गया, वहां से नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या करना है, आपको जाके और इंपोर्ट कर लेना है, जिसपे फिर आपको कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास डीएफआईए का बेनिफिट ऑलरेडी अवेलेबल है। बोलो यस और नो। यानी डीएफआईए में सारे टाइम लिमिट्स 12 मंथ्स के ही है, एडवांस ऑथराइजेशन में भी 12 मंथ्स ही है, यहाँ पे भी 12 मंथ्स ही है कि जिस दिन आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलता है वहां से 12 मंथ्स में आप इंपोर्ट कर सकते हो, सब कुछ 12 मंथ्स है। बस यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करके दिखाना है ना, ऑब्लिगेशन पीरियड, वो 18 मंथ्स का है। बाकी हर जगह पे 12 मंथ्स का ही कंडीशन आता है। यहाँ पे अपनी दूसरी स्कीम विच इज डीएफआईए, वो भी कंप्लीट हो जाती है। बोलो यस और नो एवरीवन, समझ में आ गया क्या? चलो 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 क्विकली गाइस, बोलो ना जल्दी से। एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआईए। 5 डिफरेंस देखोगे, 5 मार्क मिल जाएंगे। सबसे पहला, एडवांस ऑथराइजेशन प्री इंपोर्ट होता है, डीएफआईए पोस्ट इंपोर्ट है। सेकंड, एडवांस ऑथराइजेशन ट्रांसफरेबल नहीं है, एक्चुअल यूजर कंडीशन है, डीएफआईए ट्रांसफरेबल है, एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं है। तीसरा, एडवांस ऑथराइजेशन में बीसीडी, एडिशनल ड्यूटीज, जीएसटी से सब एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन डीएफआईए में सिर्फ और सिर्फ बीसीडी एग्जेम्प्ट होता है। चौथा, कि डीएफआईए सिर्फ उसके लिए ही होता है जिसमें सीऑन नोटिफाइड है, लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन में सीऑन नोटिफाइड नहीं है, तो हम अप्लाई करके भी अपने हिसाब से फिक्स करवा सकते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल सबको समझ में आ गई। और एडवांस ऑथराइजेशन में एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डीएफआईए में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस एक बार एक्सपोर्ट करके दिखा दो और फिर आगे हमको डीएफआईए मिल जाता है। यस, चलो ये ना मॉड्यूल में, आईसीएआई की मॉड्यूल में आप देखोगे तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड 90 डेज का दे रखा है, इसलिए मैंने भी नोट्स में 90 डेज लिखा है, लेकिन एक्चुअली बेयर एफटीपी में इट इज 18 मंथ्स ओनली। ओके मैम, अंडरस्टूड। अब हम अभी तक जो 2 स्कीम की बात की है, एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी, दोनों कौन सी स्कीम है? तो इनपुट के लिए दोनों स्कीम है। किसके लिए दोनों स्कीम है? इनपुट के लिए। अब अगर मैम हम कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो कैपिटल गुड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? ईपीसीजी स्कीम का फायदा लेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का स्कीम। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का स्कीम क्या बोलता है? अगर आपको कोई मशीन, कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करने हैं, जिसको यूज करके आप कुछ तो मैन्युफैक्चर करोगे, जिसको आप या तो फिजिकली या तो डीम्ड एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो ऐसे केस में जो भी मशीन आपने परचेज किया है, इंपोर्ट किया है, उस पे हमको कोई ड्यूटी नहीं चाहिए। देखो सुनो, अब यहां पे मशीन आप चाहे इंपोर्ट करो या मशीन आप डोमेस्टिकली परचेज करो, अब मानो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करनी है। इस वाटर बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे एक मशीन खरीदनी है, ठीक है। अरे रे, एक मिनट। हाँ, वैल्यू एडिशन भी एक डिफरेंस है कि एडवांस ऑथराइजेशन में 15% का वैल्यू एडिशन है और डीएफआईए में 20% का वैल्यू एडिशन है। यानी हमको 6-7 पॉइंट्स पता है, जिसमें से 5 पॉइंट लिख के आओगे तो एग्जाम में बहुत है। करेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईपीसीजी स्कीम। ईपीसीजी स्कीम बोलता है कि देखो, अगर मुझे ये बॉटल बना के एक्सपोर्ट करनी है, तो इस बॉटल को बनाने के लिए जो मशीन मुझे चाहिए, वो मशीन या तो मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ, या फिर वो मशीन में क्या कर सकती हूँ, डोमेस्टिकली इंडिया से ही परचेज कर सकती हूँ। दोनों ही केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मतलब अगर इंडिया से ही परचेज करती हूँ तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी एप्लीकेबल है उस मशीन पे। तो
अगर इंपोर्ट करती हूं तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी मुझे भरने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हैंड मशीन यहाँ पे नहीं चलेगी, नई मशीन के लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया है। तो भाई प्री डिलीवरी प्रोडक्शन करने के पहले के स्टेज पे यूज करने के लिए मशीन चाहिए, या मशीन को हम मान लो असेंबल्ड कंडीशन में मंगवाते हैं कि पूरा मशीन असेंबल्ड है, या सेमी नॉकडाउन कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन में मंगवाते हैं, डोमेस्टिकली मंगवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये बॉटल को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्री स्टेज में, बॉटल मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज में, या मान लो बॉटल का इंस्पेक्शन करना है, बॉटल मैन्युफैक्चर हो गई, इंस्पेक्शन करने के लिए मशीन मंगवाई, पोस्ट प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन के लिए तो भी चलेगा। यानी जो भी मशीन आप मंगवा रहे हो वो प्री ड्यूरिंग आफ्टर प्रोडक्शन किसी भी स्टेज पे यूज हो सकती है। मशीन कैसे भी आ सकती है, असेंबल्ड फॉर्म में आ सकती है, सेमी नॉकडाउन फॉर्म में आ सकती है, कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में आ सकती है, सब कुछ चलेगा। मशीन डोमेस्टिकली इंडिया से परचेस करोगे तो भी चलेगा और बाहर से मंगवाओगे तो भी चलेगा। इट इज जस्ट दैट कि वो मशीन को यूज करके मुझे क्या करना है, या तो फिजिकल एक्सपोर्ट करना है या तो डीम्ड एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जीएसटी, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है। प्री ईपीसीजी भी कर सकते हैं, पोस्ट ईपीसीजी भी कर सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करने के पहले अप्लाई करके भी ईपीसीजी ले सकते हो, एक्सपोर्ट करके दिखा दिया उसके बाद जाके भी आप ईपीसीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे केस में अपने को स्क्रिप्ट मिल जाती है, वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो अपने को मिलती है वो फिर अपन फर्दर ड्यूटीज पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर पोस्ट ईपीसीजी स्कीम में जा रहे हो तो जो ड्यूटी ऑलरेडी भर चुके हो, जैसा डीएफआई में पढ़ा था वैसा सेम यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा कि जो ड्यूटी भर चुके हैं उसके लिए अपने को ड्यूटी फ्री, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाती है। करेक्ट। लेकिन कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा मैम, ये भी तो एक कंडीशन होगी, समझे। आज ये मशीन मंगवा तो ली मैम, ये मशीन इंपोर्ट कर ली मानो, और ये मशीन पे एक्चुअली देखने जाते तो 1 लाख की ड्यूटी थी। ये मशीन कोई नॉर्मल इंसान इंपोर्ट करता तो 1 लाख की ड्यूटी लग जाती, लेकिन ईपीसीजी स्कीम में मंगवाने से मेरी ड्यूटी बच गई, तो मैंने अपनी 1 लाख की ड्यूटी बचा ली। अब मैंने अगर 1 लाख की ड्यूटी बचाई है तो गवर्नमेंट मुझसे सामने कितना एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि समझना, ये मशीन को मंगवाने के पहले भी मेरा बॉटल मैन्युफैक्चरिंग मानो चालू ही था। मेरे पास ऑलरेडी 3 मशीन थी, जिससे मैं बॉटल बना बना के एक्सपोर्ट कर रही थी ऑलरेडी। अब एक नई मशीन मैंने और मंगवाई है जो मैंने ईपीसीजी स्कीम में मंगवाई है। तो पहले तो गवर्नमेंट बोल रही है कि नई मशीन को एक बार के लिए साइड में रखो, जितनी मशीन्स आपके पास ऑलरेडी थी, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी था, उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो कंटिन्यू रखना ही है। यानी ऐसा समझो, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको लिख के दिया है। हम बोल रहे हैं कि आपने प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में इस मशीन को साइड में रखो ना, जो ईपीसीजी में नया आया है उसको साइड में रखो। उसके पहले भी प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आप कितना एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना तो आपको करके देना ही है। ये एनीवेज एक्सपोर्ट हो ही रहा था नया कैपिटल गुड आने के पहले, तो वो तो आपको कंटिन्यू रखना ही है। प्लस अब हम बोल रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपने नए मशीन पे कितना ड्यूटी बचाया है, 1 लाख का ड्यूटी बचाया है ना, तो इंटू 6 यानी 6 लाख का आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करके विद इन 6 ईयर्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मैम मैंने इंपोर्ट नहीं किया, मैंने डोमेस्टिकली मशीन परचेस करके जीएसटी एक्साइज वगैरह बचाया है, तो डोमेस्टिकली जितना ड्यूटी बचाया उसका 4.5 टाइम्स, और अगर इंपोर्ट करके ड्यूटी बचाया है तो 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट मुझे 6 ईयर्स के अंदर अंदर करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बोलो ये चीज समझ में आई सबको, हाँ या ना? हर्षित वो किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। यस। क्या बोला, ऑब्लिगेशन क्या है? तो ऑब्लिगेशन एकदम सिंपल है। ईपीसीजी स्कीम बोलता है अगर मशीन यूज करके आप कुछ बना के एक्सपोर्ट करने वाले हो तो ऐसे केस में वो मशीन आप चाहे इंडिया से परचेस करो चाहे इंपोर्ट करो, बस सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, चलेगा, आपको कोई ड्यूटी नहीं भरनी। अब ये मशीन आने के पहले भी आप कुछ तो बना रहे थे, कुछ तो एक्सपोर्ट कर ही रहे थे, तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जितना आप एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे उतना तो आपको कंटिन्यू रखना ही है, वो बंद नहीं होना चाहिए। प्लस हम बोल रहे हैं कि नया मशीन पे कितना ड्यूटी बचाया है, इसके अलावा ये प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज एक्सपोर्ट के ओवर एंड अबाउट प्लस आपको इतना एक्सपोर्ट और करके देना है। कितना एक्सपोर्ट और करके देना है? तो अगर इंटरनेशनल इंपोर्ट ड्यूटी बचाया है तो उसका 6 टाइम्स विद इन 6 ईयर्स, और अगर इंडिया में डोमेस्टिक ड्यूटी बचाया है तो उसका 4.5 टाइम्स विद इन 6 ईयर्स मुझे एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा।
अब देखो मुझे क्या है 6 मंथ्स का टाइम दिया है, देखो ये एडिशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये जो पर्पल से लिखा है वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये तो यूं भी हो रहा था, आगे भी होना चाहिए, और प्लस अब नई मशीन के कारण ये एडिशनल और होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि देखो 1 लाख का 6 टाइम्स 6 लाख का एक्सपोर्ट करके मुझे गवर्नमेंट को दिखाना था 6 ईयर्स में। अगर मैं हाफ पीरियड में यानी कि 3 इयर्स में ही 6 लाख का 75% एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूं, अगर मैं 6 इंटू 75% which comes to 4.5, अगर मैं हाफ पीरियड में ही 4.5 लाख का यानी 75% का एक्सपोर्ट करके दिखा देती हूं, तो रिमेनिंग 25% ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को मुझ पे विश्वास आ जाएगा कि ठीक है ना यार, इसको जितना टाइम दिया था उसके आधे ही टाइम में इसने 75% जो ऑब्लिगेशन था उतना तो फुलफिल कर दिया, तो धीरे धीरे करके 25% भी फुलफिल कर ही देगी, नहीं करेगी तो भी कोई बात नहीं। तो वो रिमेनिंग क्या हो जाता है, वेव हो जाता है, हमारे सर से वो तलवार हट जाती है। अगर हाफ पीरियड में जितना ऑब्लिगेशन है ये 6 टाइम्स वाला, इसका 75% भी अगर मैं एक्सपोर्ट करके बता दूं, तो रिमेनिंग 25% बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा। फिर सरकार मान लेगी कि चलो ठीक है आगे जाके आप कर ही लोगे। से यस और नो, नहीं लगेगा सरफराज। चलो ईपीसीजी स्कीम यही बोलती है, सरकार तो और खुश है ना, सरकार बोल रही है कि अगर यार मशीन इंडिया से ही मिल जाती है डोमेस्टिकली तो आपको इंपोर्ट करना ही क्यों है, इंपोर्ट करोगे तो और थोड़ा बहुत फॉरेक्स तो हमारा जाएगा ही ना बाहर। तो एक काम करो, अगर आपको ये मशीन इंडिया में ही मिल जाती है तो हम इंडिया में ही कोई टैक्स आपसे नहीं कलेक्ट करेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेंगे, लेकिन वही आप अगर डोमेस्टिकली परचेस कर लो तो हम तो और खुश हैं, तो हम आपको डोमेस्टिक ड्यूटीज से भी फ्री कर देंगे। डोमेस्टिक ड्यूटी जितनी बचाई है उसका 4.5 टाइम्स बस एक्सपोर्ट करके दे दो, और इंपोर्ट ड्यूटी जितनी बचाई है उसका 6 टाइम्स एक्सपोर्ट करके दे दो, ओवर एंड अबव जो आपका लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज एक्सपोर्ट था। यहाँ पे जिस दिन हमको ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट मिलता है, अप्लाई करके ईपीसीजी हम लेते हैं, वहां से 24 मंथ्स तक वैलिडिटी रहती है कि 24 मंथ्स तक आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। तो वैलिड फॉर 24 मंथ्स फॉर इंपोर्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। बोलो यस और नो एवरीवन। 3 स्कीम मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। कौन सी 3 स्कीम मैम? एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी और डीएफआईए। ईपीसीजी कैपिटल गुड्स के लिए था, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआईए दोनों अपने नॉर्मल इनपुट्स के लिए था। दोनों के डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग समझ गए हैं। यस पीयूष बोलो। दिल दिल आग आग बॉम बॉम, जितना अपना ऑब्लिगेशन था उसका 75% अगर हाफ पीरियड में ही कंप्लीट कर देते हैं तो रिमेनिंग 25% वेव हो जाता है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। यस गॉट इट। यानी जिस दिन आपको ईपीसीजी मिल जाता है ना, वहां से 24 मंथ्स के अंदर अंदर क्या कर लेना, इंपोर्ट करके ड्यूटी बचा लेना। जिस दिन आपको ईपीसीजी मिल गया वहां से 24 मंथ्स में क्या करना, इंपोर्ट करके अपनी ड्यूटी बचा लेना। करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू रोड टेप स्कीम। ईपीसीजी रिपीट करना है क्या? ईपीसीजी रिपीट कर दो मैम। ईपीसीजी सिंपल बोलता है, ईपीसीजी बोलता है कि देखो आप एक्सपोर्ट करने के पहले या बाद में, दोनों में ईपीसीजी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले करोगे तो ड्यूटी भरना ही मत, बाद में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको वो स्क्रिप्ट्स मिल जाती है बाद में जो आप फर्दर यूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में डोमेस्टिकली मशीन परचेस करो चाहे मशीन को इंपोर्ट करो, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, आपसे कोई ड्यूटी नहीं लेंगे। डोमेस्टिकली जीएसटी एक्साइज जो भी लगता है कुछ नहीं लेंगे, इंटरनेशनली जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है सब आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। बस हम चाहते ये हैं कि इस मशीन को लाने के बाद जो आप लास्ट 3 इयर्स में एवरेज एक्सपोर्ट कर रहे थे वो तो आपको करना ही है, प्लस आपने अब जितना ड्यूटी बचाया है इंपोर्ट ड्यूटी उसका 6 टाइम्स आपको हमको एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा, और अगर डोमेस्टिक ड्यूटी बचाया है तो उसका 4.5 टाइम्स आपको हमको एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा 6 इयर्स के अंदर अंदर। अगर हाफ पीरियड में आप 75% ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेते हो तो रिमेनिंग 25% ऑटोमेटिक वेव ऑफ हो जाएगा। वो फिर गवर्नमेंट को नहीं चेक करना है कि आपने किया या नहीं किया। और जिस दिन आपको डीएफआईए दिया जाता है वहां से 24 मंथ्स तक वो वैलिड रहता है। बोलो हाँ या ना। समझ गए? डन। चलो रोड टैप स्कीम अगेन सिंपल सी स्कीम है। रोड टैप स्कीम क्या बोलती है कि देखो एक प्रिंसिपल है, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स नॉट द टैक्सेस। हमको ये सारे बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं?
हमको भाई एक्सपोर्ट करने पे जीएसटी का रिफंड मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं, ये सारी स्कीम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे बेनिफिट्स क्यों दे रही है गवर्नमेंट? बिकॉज गवर्नमेंट सिंपली बोलती है कि इस कंट्री के टैक्सेस दूसरे कंट्री पे बर्डन नहीं जाने चाहिए। यानी स्कीम सिंपली इस ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि टैक्सेस और ड्यूटीज कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब समझना, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज है, जीएसटी है, ये सारी ड्यूटीज तो हमको मिल जाती है रेमिशन स्कीम में, एग्जेम्पशन स्कीम में, इन सबका बेनिफिट लेके ड्यूटीज खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट हमसे नहीं लेती ड्यूटीज एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन कुछ नॉर्मल टैक्सेस फिर भी रह जाते हैं। जब हम मान लो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हो सकता है कि कुछ म्यूनिसिपल टैक्स टाइप, कुछ लोकल टैक्स टाइप हमारा और लग गया हो। छोटे मोटे टैक्सेस और ड्यूटीज हम यहाँ वहां भर देते हैं, जिसका हमको कोई रेमिशन बेनिफिट तो नहीं मिलता है। वैसी चीजों के लिए गवर्नमेंट लेके आती है रोडटेप स्कीम, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, तो गवर्नमेंट एक रेट नोटिफाई कर देती है, पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस आते हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जितने का भी आपने एक्सपोर्ट किया है, जिस भी एफओबी वैल्यू का आपने एक्सपोर्ट किया है, उसका कुछ तो सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी कि भाई ब्लैंकेट बेसिस पे। मान लो अगर आपने 10 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया तो 10 करोड़ का 0.5%, 1%, 2%, 3%, कुछ भी जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है रोडटेप में, उतने परसेंटेज का आपको क्या मिल जाता है, ड्यूटी स्क्रिप मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कस्टम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। आपको अगर खुद यूज करना है तो आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, दूसरी कोई एडिशनल ड्यूटीज नहीं। ये जो स्क्रिप्ट्स मिलती है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करने के काम आती है। और मानो ये आपका लास्ट एक्सपोर्ट था, मैम हमको तो आगे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है अब, तो कोई बात नहीं, आप इन स्क्रिप्ट्स को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। इतना ही है रोडटेप स्कीम, सिंपल सा बोलता है। क्या बोलता है कि भाई छोटे मोटे टैक्सेस यहाँ वहां तो और भी पे हो जाते हैं, जिसका कोई रेमिशन बेनिफिट एग्जेम्पशन नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, तो आपका जो एक्सपोर्ट का एफओबी वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि इतने परसेंटेज हम आपको क्या करेंगे, स्क्रिप्ट दे देंगे जो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा। तो आगे कभी कोई इंपोर्ट पे बीसीडी वगैरह भरना है तो वो आप इन स्क्रिप्ट को यूज करके भर देना, और नहीं कुछ करना है तो कोई बात नहीं है, ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट होती है, आप किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। मैम अगर किसी केस में हमने ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, तो मानो वो 12 महीने 24 महीने जो आप बोल रहे हो उसमें हमने अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किए, तो वो इंपोर्ट पे जो ड्यूटी नहीं भरी थी वो अब भरनी पड़ेगी। वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। फाइनल स्टार पूछ रहे हैं कि मैम अगर ऑब्लिगेशंस कहीं पे फुलफिल नहीं किए तो, अरे नहीं किए तो फिर वो जो ड्यूटी है वो गवर्नमेंट आपको मार के इंटरेस्ट पेनल्टीज के साथ वापस देगी। करेक्ट। नाउ ये वाला पॉइंट मेरे को लग रहा है इस बार एग्जाम में आ सकता है। ये नवंबर 2024 या तो फिर मई 2025 में शायद ये आ सकता है। क्या है, कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट्स इनएलिजिबल फॉर रोडटेप रिबेट। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आया था कि ये एक पॉइंट अब कट हो गया है। अब पहले ये लोग इनएलिजिबल थे, पर इनको इनएलिजिबिलिटी से कट करके बाहर निकाल दिया, मतलब अब ये लोग एलिजिबल हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो रोड टेप स्कीम के लिए हम बोल रहे हैं, रोड टेप स्कीम के लिए ये सब लोग बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब अगर हम जो गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे, बस जो इंपोर्ट किया वही एज इट इज सब्सटेंशियली वही चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमको रोड टेप के बेनिफिट्स नहीं मिलते। या तो फिर ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं, ऐसे कोई गुड्स जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, मतलब गवर्नमेंट उसका एक्सपोर्ट डिस्करेज करना चाहता है, उसके लिए भी हमको रोड टेप का बेनिफिट नहीं देंगे। रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड आइटम्स है, ये देखना, डीम्ड एक्सपोर्ट, अभी तक हमने देखा था कि भाई एडवांस ऑथराइजेशन में डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो भी चलेगा, ईपीसीजी में डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रोड टेप में आप अगर एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट करते हो ना तो ही रोड टेप का बेनिफिट मिलता है। डीम्ड एक्सपोर्ट में रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलता है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट, ये एक पर्टिकुलर चीज आप हाईलाइट करके रख सकते हो कि सब जगह पे डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन रोड टेप स्कीम में डीम्ड एक्सपोर्ट करने वाले लोग इनएलिजिबल होते हैं, उनको रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद अगर डीटीए यूनिट्स है जो एसईसी को सप्लाई करती है तो काइंड ऑफ इनको एक्सपोर्ट के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन डीटीए यूनिट्स अगर एसईसी को सप्लाई करती है तो उसके लिए इनको क्या नहीं मिलते, रोड टेप के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। वेयर हाउस में जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, देन
प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्टेड अवेलिंग, कोई नोटिफिकेशन, जॉब वर्क, री एक्सपोर्ट वगैरह के जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस आते हैं उनको यूज करके हमने बेनिफिट लेने के लिए कुछ एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसी सारी चीजों में, या एक्सपोर्ट्स फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन इज इन आइसगेट हैज नॉट बीन जनरेटेड, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, या तो यूज्ड गुड्स है, इन सारी चीजों के लिए मुझे रोड टेप का बेनिफिट नहीं मिलता है। पहले ये था कि 100% ईओयू, ईएचटीपी, बीटीपी, डबल और डीएफआई होल्डर्स को भी रोड टेप का बेनिफिट नहीं दिया जाता था, जो अब हटा दिया है। इन एलिजिबिलिटी में से इस चीज को काटा है, मतलब ये अब क्या हो गया है, ये अब एलिजिबल हो गया है। तो पर्टिकुलरली शायद हो सकता है कि इस चेंज की वजह से ये वाला क्वेश्चन या इसके रिलेटेड कुछ आपकी एग्जाम में आ जाए नवंबर 24 या मई 25 में। तो ध्यान रखना, ये चीज थोड़ी सी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने एफटीपी के नए नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं गाइस, और ये चीज मैंने इन्फॉर्म भी करी थी। चलो, अगर आपकी बुक में ये चीज नहीं है तो टेलीग्राम पे से नया एफटीपी का नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके मैम, डन। यहाँ पे अपनी सारी की सारी स्कीम्स खत्म होती है। यहाँ पे क्या हो गया, अपनी सारी की सारी स्कीम खत्म हो गई। तो यहाँ पे हमने एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, ईपीसीजी, रोड टेप सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं स्टेटस होल्डर की। ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है। देखो स्टेटस होल्डर क्या बोलता है, ऐसे लोग जो मस्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग जो देखो इतना सारा करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का अगर हम मिला लें, करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का अगर हम लोग टोटल मिला लें, तो ऐसे लोग जिन्होंने 3 मिलियन यूएस डॉलर्स, ध्यान रखना ये जो फिगर्स है 315, 50, 200, 800, ये क्या है, मिलियन यूएस डॉलर्स में है। तो 3 मिलियन यूएस डॉलर्स, 15 मिलियन यूएस डॉलर्स, 50 का 4 टाइम्स 200 और 200 का 4 टाइम्स हो जाएगा 800। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो 3 से तो 3 याद रह ही जाएगा, करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो फर्स्ट आ जाएगा 3 के बाद है 15 के बाद 50 का 4 इंटू 4 200 और इंटू 4 800। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर इतने मिलियन यूएस डॉलर्स का हम एक्सपोर्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट हमको रेटिंग देता है। मतलब अगर मैंने करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 3 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर दिया है तो मैं हो जाऊंगी 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। अगर मैंने 15 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर दिया तो आई एम 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। तो सिमिलरली 1 से लेके 5 तक मुझे स्टार रेटिंग मिल सकता है और इसमें री एक्सपोर्ट्स कंसिडर नहीं होते। मतलब मानो मैंने अभी कुछ एक्सपोर्ट किया, फिर रिपेयरिंग वगैरह के लिए री इंपोर्ट कर लिया, फिर वापस री एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे री एक्सपोर्ट वाली चीजें हम इन 31550 में कैलकुलेट नहीं करते हैं। फ्रेश प्रॉपर नया एक्सपोर्ट जितना जितना भी होता है वो एक्सपोर्ट अगर मैंने करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल में मिला के अगर इतना इतना कर दिया है तो मुझे क्या मान लिया जाएगा, ये सारे स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट हाउस में बन जाऊंगी। मैम अगर डीम्ड एक्सपोर्ट किया है, अब डीम्ड एक्सपोर्ट में तो जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉरेक्स मिले, डीम्ड एक्सपोर्ट के केसेस में तो आईएनआर भी मिल सकता है। तो क्या करेंगे, तो आईएनआर को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं यूएस डॉलर में। पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी डीम्ड एक्सपोर्ट करोगे जिसका पैसा आईएनआर में मिला है, 1 अप्रैल ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर के दिन जो भी सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट था उस हिसाब से अपन उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके और फिर अमाउंट देख लेते हैं। मैम फायदा क्या है, फायदा क्या है, अगर मैं मान लो मैं 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बन भी गई तो मुझे क्या फायदा मिलेगा, ये सारे प्रिविलेजेस हमको मिलते हैं। 2 मिनट में देखते हैं। समझना क्या बोला, मैंने बोला कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में हमने अगर इतना इतना एक्सपोर्ट करके दिखा दिया है तो हमको स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट हाउस बोल दिया जाएगा। करेक्ट। अब यहां पे समझना 3 पर्टिकुलर लोग, कौन से 3 लोग, एमएसएमई यूनिट्स जिनके पास आईएसओ या बीआईएस सर्टिफिकेशन है, या तो फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, या तो फिर कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि 1 स्टार कैलकुलेट करने के लिए इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू हम डबल मानेंगे। मतलब मैम समझना, मानो मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करती हूं और मैंने करंट ईयर प्लस प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में 2 मिलियन यूएस डॉलर्स का क्या कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। तो मेरे लिए
सिर्फ 1 स्टार रेटिंग गिनने के लिए मुझे इसका डबल वेटेज मिलेगा। मतलब मेरा 2 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट यहाँ पे 4 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट माना जाएगा और मैं 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बन जाऊंगी। देखो 2 स्टार के लिए तो आपको एक्चुअल 15 मिलियन का करके ही दिखाना पड़ेगा। इन 3 लोगों को जल्दी जल्दी से स्टेटस होल्डर का बेनिफिट मिल जाए, इसीलिए 1 स्टार के लिए ये जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका डबल वेटेज हम इनको दे देते हैं। यहाँ पे वी आर सेइंग फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 1 स्टार, फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ 1 स्टार स्टेटस हाउस, सिर्फ और सिर्फ 1 स्टार के लिए। 1 के आगे तो आपको एक्चुअली 15, 50, 200, 800 करके बताना ही पड़ेगा। 1 स्टार के लिए जो 3 लोग हैं, एमएसएमई वाले, देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इनका जितना एक्चुअल एक्सपोर्ट एफओबी होगा ना, उसका हम 2 टाइम्स वेटेज मान के, मतलब अगर ये लोग 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का भी एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, तो इनका हम 3 मान लेंगे और इनको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस बना देंगे। मैम वो सब छोड़ो, फायदा क्या है, एक्सपोर्ट हाउस बन के मुझे मिलेगा क्या? तो एक्सपोर्ट हाउस बन के आपका ऑथराइजेशन अगर कहीं लगना है तो किसी की परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेयर कर दो तो भी ऑथराइजेशन आपको मिल जाता है। सियोन फटाफट से, अगर फिक्स नहीं है तो 60 डेज में फिक्स हो जाता है। कंपलसरी बैंक गारंटीज वगैरह आपको नहीं देनी पड़ती है। ये हमने कस्टम्स में वेयरहाउस के चैप्टर में पढ़ा है कि प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस होते हैं, तो अगर 2 स्टार या उससे ज्यादा की रेटिंग वाले हो तो आप अपना प्राइवेट बॉन्डेड वेयरहाउस भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। सैंपल एक्सपोर्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करने दिया जाता है आपके लास्ट 3 इयर्स के रियलाइजेशन के 2% तक का। अगर जेम्स ज्वेलरी में है तो मैक्सिमम 1 करोड़ की लिमिटेशन आ जाती है। मतलब ये सारे क्या है, प्रिविलेजेस है, ये सारे क्या है, प्रिविलेजेस है, बेनिफिट्स है जो मुझे दिए जाएंगे अगर मैं क्या बन जाती हूँ, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट हाउस बन जाती हूँ। ये आप लर्न करना। हाँ, ये जो यहाँ पे हम लिमिट्स पढ़ रहे हैं ये एमसीक्यू में डेफिनेटली आ सकती है और ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं स्टेटस होल्डर एक्सपोर्ट हाउस हूँ तो मुझे क्या क्या फायदे गवर्नमेंट देती है। तो ये एक बार अच्छे से लर्न कर लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये सब ईएचटीपीज, एचटीपीज, एसटीपीज, ईओयूज, ये लोग सब जो भी इंपोर्ट करते हैं या कैपिटल गुड्स इनपुट या कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते हैं, इनको कोई कस्टम ड्यूटी या जीएसटी भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कंडीशन है कि ये ट्रेडर नहीं होने चाहिए। मतलब जो चीज इंपोर्ट किया बस वही एज इट इज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। ये मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए या तो रिपेयर्स, रीमेकिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ तो कर रहे हैं, सिंपल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, सारे ड्यूटीज से बेनिफिट देते हैं क्योंकि ये लोग एस्टैब्लिश ही मेजरली एक्सपोर्ट करने के लिए होते हैं। अगर मैं ईओयू हूं, वो भी ऐसा ईओयू जो एग्रीकल्चर या हैंडीक्राफ्ट वाला नहीं है। देखो ये जो पर्टिकुलर हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईओयू के लिए है। वो भी ऐसा ईओयू जो अदर देन एग्रीकल्चर या हैंडीक्राफ्ट वाला ईओयू है। तो कम से कम 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके उसको ड्यूटी से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। क्या बोला, एग्रीकल्चर या हैंडीक्राफ्ट वाला ईओयू है तो कम अमाउंट चलेगा, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी में भी कम अमाउंट चलेगा। लेकिन अगर अदर देन एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट वाला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो ऐसे केस में एटलीस्ट 1 करोड़ का प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका है तो आपको ये सारे ड्यूटीज से बेनिफिट दिए जाएंगे। 5 साल में आपने जब से भी अपना प्रोडक्शन शुरू करा है वहां से 5 इयर्स के अंदर अंदर आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। देखो आप ये बोल सकते हो कि हाँ भाई नया नया अभी तो ईओयू सेटअप किया है, नया नया ईएचटीपी सेटअप किया है, शुरू में तो पिकअप करने में टाइम लगेगा ना, लॉसेस होंगे ही, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 साल में तो रिकवरी करके अब तो आप जितना फॉरेक्स बाहर दे रहे हो उससे ज्यादा तो आपको कमाना ही पड़ेगा। तो 5 इयर्स के ब्लॉक में हम लोग बोलते हैं कि टोटल 5 इयर्स के पीरियड में जितना फॉरेक्स गया, जितना फॉरेक्स आया ना, तो आपका जो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आपने ज्यादा कमाया होना चाहिए आपने दिया है उसके कंपैरिजन में। अगर कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में यूनिट है, वो अगर क्या करती है, ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीटीपी को भी सप्लाई कर देती है तो वो भी क्या माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट ही माना जाता है। तो जो भी जीएसटी वगैरह होता है उसका अपने को रिफंड मिल जाता है, ये चीज हमको ऑलरेडी पता है। अगर कोई ईओयू, ईएचटीपी, एसटीपी, बीएचटीपी, बीटीपी वगैरह है जिनको सारा ही इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करने दिया जाता है, अगर कुछ मटेरियल बच गया तो कि जो मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना था मैंने कर दिया, भेज दिया, खत्म हो गया, अब मेरे पास और कुछ अनयूटिलाइज्ड मटेरियल बच गया है तो कोई बात नहीं, आप या तो उसको एक्सपोर्ट कर दो कहीं पे और,
या तो किसी और ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी, बीटीपी को बेच दो, उनके लिए फिर ये फ्रेश इंपोर्ट मान लिया जाएगा। या तो फिर अब आप एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी, बीसीडी, जीएसटी वगैरह सब कुछ भर के और डोमेस्टिक एरिया में इसको क्लियर भी कर सकते हो। बस एक बार कस्टम्स अथॉरिटीज को आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई देखो जो बनाना था सब कुछ बन गया, सब कुछ हो गया, अब ये मटेरियल मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया है, ना तो मैं इसको फिर से एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ, ना कोई और ईओयू को इसको खरीदना है, तो कोई बात नहीं, जो भी ड्यूटीज वगैरह भरनी है वो सब कुछ भर के और अब आप इसको डीटीए में क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। करेक्ट। देन उसके बाद हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि भाई अगर कौन कौन से केसेस है जो डीम्ड एक्सपोर्ट माने जाते हैं, तो भाई कुछ नहीं, गुड्स इंडिया के बाहर नहीं जा रहे हैं, इंडिया में ही मैंने किसी और ईओयू, एसटीपी, ईएसटीपी, बीटीपी, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर, डीएफआई, एपीसीजी होल्डर को बेच दिया, या तो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, यूएन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफिशियल यूज के लिए सप्लाई किया, ऐसा कुछ भी है ना। और यहाँ पे क्योंकि इंडिया में ही सप्लाई हो रहा है, तो चाहे फॉरेक्स मिले चाहे आईएनआर मिले, सब कुछ चलता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट बोल देते हैं। यस मैम, देखो मैं जो आपको करवा रही हूं इस वीडियो में वो इनफ है। आप पहली बार एफटीपी पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार पढ़ रहे हो, 10वीं बार पढ़ रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, एग्जाम के 6 महीने पहले पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज 11 पेजेस ऑफ नोट्स दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू ना, मस्त सेक्सी सॉलिड नोट्स है एफटीपी करने के लिए। ये लेक्चर और ये नोट्स सुन लो, देख लो, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, एग्जाम में जो आएगा वो भी मैनेज हो जाएगा 5 मार्क के लिए। इससे ज्यादा मेहनत करना सेंस ही नहीं बनाता है। ठीक है मैम, समझ गए। चलो, मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये हम ऑलरेडी अपने जीएसटी पोर्शन में पढ़ते ही है कि भाई अगर कोई पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको एक्सपोर्ट करना नहीं आता, और दूसरा पर्सन जिसको एक्सपोर्ट करना आता है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, तो ये मर्चेंट क्या करता है, सारे लोगों से गुड्स लेके और अल्टीमेटली एक्सपोर्ट कर देता है, जिसको हम मर्चेंट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, उसमें बस दोनों ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और ये मर्चेंट एक्सपोर्टर दोनों के नाम होने चाहिए। इनवॉइस में भी मर्चेंट एक्सपोर्टर का नाम वगैरह होना चाहिए, तो सारे बेनिफिट्स हमको मिल जाते हैं। ये चीज हम अपने एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी के नोट्स में भी पढ़ते हैं। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये भी एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। व्हाट इज मर्चेंट ट्रेडिंग? देखो, मर्चेंट ट्रेडिंग का तो सिंपल मीनिंग ये होता है, मैं तो इंडिया में ही बैठी हूं, चाइना से गुड्स यूएसए मैंने बिकवा दिए, चाइना से यूएसए गुड्स बिकवा दिए, मैं तो इंडिया में ही बैठी हूं, ये हो गया मर्चेंट ट्रेडिंग। क्या बोला? मर्चेंटिंग ट्रेड इन्वॉल्व शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट्स। ये तो पहले से प्रोविजन था ही मर्चेंट ट्रेड में। अब प्रोविजन एक ये भी ऐड कर दिया कि मानो एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं, मैंने इंडिया में बैठे बैठे चाइना के ही एक पर्सन के गुड्स चाइना के ही दूसरे पर्सन को बिकवा दिए, दूसरी कंट्री में विद इन दैट कंट्री मैंने इंडिया से गुड्स बिकवा दिए, तो वो भी मर्चेंट ट्रेडिंग ही होता है। इंडिया में आए बिना एक कंट्री से दूसरी कंट्री गुड्स बिकवा दिए तो भी मर्चेंट ट्रेड है, और एक कंट्री से उसी कंट्री में बिकवा दिए, भाई चाइनीज मिल नहीं पा रहे, मैंने इंडिया से उन दोनों को मिलवा दिया, तो भी वो मर्चेंट ट्रेड होता है। ये पॉइंट पहले नहीं था, ये अब इंसर्ट किया गया है कि अगर विद इन वन स्पेसिफिक कंट्री ही हम क्या कर रहे हैं, जो इंटरमीडियरी पर्सन है वो इंडियन है, लेकिन उसने एक कंट्री से दूसरे कंट्री गुड्स बिकवा दिए, या तो एक कंट्री से दूसरी उसी कंट्री में गुड्स बिकवा दिए, तो सब्जेक्ट टू बस आरबीआई गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ, और जो गुड्स कहीं पे एक्सेप्शन में नोटिफाइड है वो अलग बात है। उसके अलावा नॉर्मल आरबीआई गाइडलाइंस को कंप्लाई करते हुए अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या बोला जाता है, मर्चेंट ट्रेडर बोला जाता है, और आप ऐसे मर्चेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। करेक्ट। उसके बाद ये एक टाइम पास पॉइंट है, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब क्या बोलते हैं। तो देखो, इंडिया में कई सारी डिस्ट्रिक्ट कई सारी चीजों में पर्टिकुलरली फेमस है, जैसे अगर पटोला तो पाटन का, बांधनी तो हम बोलेंगे राजस्थान की, तो भाई पर्टिकुलर ऐसे पोटेंशियल है कि भाई राजस्थान के कुछ एरियाज को अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा सब कुछ मिले तो वो लोग बांधनी के प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर बन सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को और वहां पे फेमस उन चीजों को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाती है, 2-3 ऐसे हाई पोटेंशियल के प्रोडक्ट सर्विसेज को सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि भाई इसके रिलेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी सपोर्ट वगैरह लगेगा वो सब सपोर्ट हम उनको देंगे, उनका एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे, बॉटल नेक्स को हटाएंगे। ये बॉटल नेक क्या होता है, एससीपीएम में आप लोग पढ़ते हो ना, बॉटल नेक मतलब कंस्ट्रेंट, कि भाई ये काम करने के लिए ये तकलीफ आ रही है। अब देखो,
बॉटल तो पूरी चौड़ी होती है, बॉटल का मुंह पतला होता है ना, बॉटल का नेक पतला होता है, इसको भी चौड़ा कर दे तो हमारा रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, ज्यादा चीजें अंदर डाल पाएंगे। तो वही सेम बॉटल नेक प्रोविजन यहाँ अप्लाई होता है कि भाई अगर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा जहां पे मस्त बांधनी की साड़ियां बनती है, अगर एक्सपोर्ट करे तो भयंकर मजा आ जाएगा। लेकिन जो मान लो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आ रही है, रॉ मटेरियल प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो गवर्नमेंट सॉल्व करने का ट्राई करेगी ताकि इंडिया के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट हब्स बना सके। करेक्ट। चलो फिर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक, अब ये हम जो भी पढ़ रहे हैं सब कुछ एज सच टाइम पास है। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या बोलता है? ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सिंपल बोलता है कि भाई जो पर्सन आईईसी कोड लेता है, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है सबके साथ कंप्लायंट है, सब कुछ ओके है, तो उनको गवर्नमेंट क्या बोल देती है? ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बोल देती है। तो एंटिटीज जो एंगेज्ड है, एंटिटीज जो एंगेज्ड है, मैम हम नहीं है, एंटिटी की बात हो रही है ना, तो एंटिटीज जो एंगेज्ड है किस में? इंटरनेशनल ट्रेड में, उनको उनको ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस ग्रांट कर दिया जाता है अगर सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वगैरह सबके साथ वो कंप्लायंट है। तो ये लोग क्या बन जाते हैं? ये ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर बन जाते हैं इंडियन कस्टम्स के। इनको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इनका एग्जामिनेशन कम होता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है, डेफर्ड पेमेंट, ये हम वो अपने इंपोर्ट प्रोसीजर के चैप्टर में पढ़ते हैं ना कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 से 15 दिन तक जितना भी इंपोर्ट किया, 16th को सारा ड्यूटी एक साथ भर सकते हैं, 16th से एंड ऑफ द मंथ में जितना भी इंपोर्ट किया उसका पूरा ड्यूटी 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक भर सकते हैं। तो ये जो डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी वगैरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स एक ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर ले सकता है। कुछ नहीं, सिंपल अच्छे प्यार से ढंग से सब कुछ कंप्लाई करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आप एईओ बन जाओगे। एईओ बनने के बाद आपको ऐसे कई सारे बेनिफिट्स कस्टम्स में मिल जाते हैं। उसके बाद टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या बोलता है देखना। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब में हम बोल रहे हैं अभी तो हमको इनको डेवलप करना है, अभी हमने इनको डेवलप नहीं करा है, पोटेंशियल है उस जगह में, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, सपोर्ट देगी, प्रमोट करेगी तो वो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बन सकता है। वेयरएज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस ऐसे टाउन्स है जो कुछ उखाड़ के बता चुके हैं कि देख भाई हमने उखाड़ लिया, हम इतना एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो ये वो टाउन्स है जो ऑलरेडी हैंडसमली, ब्यूटीफुली इंडिया के एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। इनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और ये कोशिश करती है कि वो कम ना हो और बढ़े, तो उनको टारगेटेड सपोर्ट दिया जाता है कि उनको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए ताकि वो और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सके। वैल्यू चेन में वो ऑलरेडी है ही, उसमें वो और मूव अप कर सके, बेटर कर सके, उसके लिए हम टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसेस को सपोर्ट करते हैं। वेरएज यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हब, एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हब है ना, इनको तो अभी डेवलप ही करना है, इनको तो आइडेंटिफाई किया है, इनमें पोटेंशियल है, वहां कमिटी बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है ढूंढते हैं, फिर हम उनको हेल्प करते हैं। सब कुछ प्योर थ्योरी रीड वंस करके जाने देना है। करेक्ट। उसके बाद import of items under advance authorization EOU SEZ enabled without compliance to mandatory QCO. What is QCO? Quality Control Orders. अब क्या होता है ना, देखो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स रेगुलेटरी मैंडेट्स है कि भाई अगर आपको इंपोर्ट वगैरह करना है तो एटलीस्ट इतना क्वालिटी स्टैंडर्ड तो मीट करना ही पड़ेगा। तो इंश्योर करती है गवर्नमेंट के प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज इंपोर्टर्स सबको इंश्योर करना पड़ता है कि भाई उनके जो प्रोडक्ट है ना वो QCO कंप्लायंट होने चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई ये सारे मैंडेट्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि आपका QCO कंप्लायंट होना चाहिए कि एटलीस्ट उतना क्वालिटी तो है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट ने नई FTP में ऐसा बोल दिया कि भाई अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर हो, EOU हो, SEZ वगैरह हो, और अगर आप ये जो कुछ कंडीशंस दी है इनको फुलफिल कर लेते हो तो आपको QCO से एग्जेम्प्ट कर देंगे, आपको QCO से एग्जेम्प्ट कर देंगे। क्या बोला, तो देखो enabling provisions have been incorporated in FTP, जो एग्जेम्प्ट करेगा कि भाई एडवांस ऑथराइजेशन EOU SEZ वगैरह वाले लोग जब इंपोर्ट करते हैं ना तो इनको QCO को कंप्लाई नहीं करना है, चलेगा। हावेवर इंपोर्ट ऑफ इनपुट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन EOU SEZ विदाउट कंप्लायंस, उनको ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नॉर्मली सबको QCO कंप्लाई करना होता है, लेकिन एडवांस ऑथराइजेशन EOU SEZ वगैरह को QCO कंप्लाई नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन कब चलेगा, जब वो लोग ये फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं। फिर अगर ये लोग ये क्वालिटी कंट्रोल को कंप्लाई ना करें तो चलता है।
कंडीशंस सेम ही है, कंडीशंस एज सच सेम ही है। तो देखना एडवांस ऑथराइजेशन के लिए क्या बोला है, तो प्री इंपोर्ट कंडीशन है, यानी एक्सपोर्ट करने के पहले ही आपको इंपोर्ट कर लेना होता है। तो इनपुट्स शैल बी यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, नॉर्मल वेस्टेज का अलाउंस हमेशा रहता है और सेम ऑथराइजेशन में ही आपको उनको एक्सपोर्ट कर देना है। अगर कुछ अनयूटिलाइज चीज बच जाती है क्योंकि वो क्यूसीओ कंप्लायंट नहीं है, आपने जो इंपोर्ट किया वो क्यूसीओ कंप्लायंट नहीं है, एक्सपोर्ट करने के बाद अगर कुछ बच भी गया ना तो आप उसको डीटीए में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। या तो उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दो क्योंकि वो क्यूसीओ कंप्लायंट नहीं है, या तो उसको री एक्सपोर्ट कर दो, जो भी कुछ ड्यूटी वगैरह भरनी होगी तब देख लेना। लेकिन उसको आप क्या नहीं कर सकते, डोमेस्टिकली क्लियर नहीं कर सकते हो अगर वो बच गया तो। करेक्ट। एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली आपके नाम में एंडोर्स किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन करोगे और आपको उसको यूज करना है। फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए ही मिलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए नहीं मिलता, क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट तो इंडिया में ही होता है, तो बाहर तो जाएगा ही नहीं, वो क्यूसीओ कंप्लायंट चीज नहीं है। और डीएफआईए के लिए भी अलाउ नहीं होता, बिकॉज डीएफआईए भी क्या है, पोस्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी है ना। सिर्फ और सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन के लिए प्री इंपोर्ट फैसिलिटी में ऑलरेडी बता देते हैं कि ये चीज बना के एक्सपोर्ट करनी है, जिसके लिए ये इनपुट चाहिए। वो इनपुट फिर क्यूसीओ कंप्लायंट नहीं है, चलेगा, मंगाओ, एक्सपोर्ट करो और बाहर भेज दो, मैन्युफैक्चर करो, बाहर भेज दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप ही के नाम में मिलेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट भी नहीं चलेगा, फिजिकल एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और डीएफआईए में भी ये हमको नहीं मिलता है, डिस्ट्रॉय ही करना पड़ेगा। अगर कुछ इनपुट बच गया तो उसको ना तो आप डीटीए में क्लियर कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दो या तो री एक्सपोर्ट कर दो, डीटीए में आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। सेम टू सेम अगर ईओयू और एसईजी है तो ये लोग भी डीटीए में क्लियर नहीं कर पाएंगे, फिजिकल एक्सपोर्ट नहीं चले, फिजिकल एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा, डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं चलेगा। आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा इंपोर्ट करते टाइम ही कि भाई मैं ही इसको मंगवा के यूज करके और एक्सपोर्ट करने वाली हूं। तो ऐसी चीज में अगर आप क्यूसीओ को कंप्लाई नहीं भी करते हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नॉर्मली हमको क्यूसीओ में कंप्लाई करना पड़ता है। डन। अदर प्रोविजंस क्या है, आप सेल्फ रीड भी कर सकते हो, 2 मिनट में बताती हूं, आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है। अदर प्रोविजंस बोलता है कि भाई अगर गिफ्ट है, गिफ्ट इंपोर्ट करना है तो प्रोहिबिटेड है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई गिफ्ट है तो मैं तो ड्यूटी ना भरूं, मुझे तो फ्री में गिफ्ट मिला है मैं ड्यूटी नहीं भरूं, ऐसा चलता ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। हाँ, अगर लाइफ सेविंग ड्रग मेडिसिन है अलग बात है, या राखी, राखी का गिफ्ट भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ राखी आप एज अ गिफ्ट बिना ड्यूटी के इंपोर्ट कर सकते हो। बाकी तो सारे के सारे गिफ्ट इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड ही होते हैं। अगर आप ड्यूटी वगैरह भर के इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर लो, फिर तो वो गिफ्ट आपके लिए हुआ, गवर्नमेंट को तो ड्यूटी मिल गई। हावेवर अगर इंपोर्ट करते हो आप एप्लीकेबल ड्यूटीज पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा बोलते कि गिफ्ट आया है, गिफ्ट आया है, इंपोर्ट कर लो बिना ड्यूटी, ऐसा नहीं चलता है। एक्सपोर्ट अगर आपको कोई गिफ्ट करना है तो एक लाइसेंसिंग ईयर में 5 लाख तक का गिफ्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सैंपल की अगर हम बात करें, बिजनेस सैंपल्स वगैरह, वो भी अगर आपको इंपोर्ट करने हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड चीज भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सैंपल्स तो 3 लाख तक के इंपोर्ट कर सकते हो ड्यूटी फ्री। लेकिन अगर वेजिटेबल है, सीड्स है, न्यू ड्रग्स है, बीज है, वेजिटेबल सीड्स है, न्यू ड्रग्स, बीज वगैरह, डिफेंस के आइटम्स अगर आपको एज अ सैंपल इंपोर्ट करने हैं तो ऑथराइजेशन लगेगा। नॉर्मल सैंपल इंपोर्ट्स आप 3 लाख तक ड्यूटी फ्री कर सकते हो। टी आप सिर्फ और सिर्फ 2000 CIF का बिना ऑथराइजेशन इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लग जाता है। यहां तो नॉर्मली 3 लाख तक के सैंपल बिना ऑथराइजेशन के आप इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट सैंपल का करना है, ड्यूटी फ्री अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक ऐसी यूनिट है जिसके पास स्क्रैप वेस्ट वगैरह बच जाता है तो जो भी एप्लीकेबल ड्यूटीज है वो ड्यूटी भर के वो उसको डीटीए में भी क्लियर कर सकता है। ये चीज हम जीएसटी में भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में क्या बोला है, तो अगर कैपिटल गुड्स है जो कि सेकेंड हैंड है, कैपिटल गुड्स है जो कि सेकेंड हैंड है, तो भाई देखो ये कुछ गुड्स है जो रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ गुड्स का लिस्ट है जो रिस्ट्रिक्टेड है। ये सब तो थे ही, ये एक नया और ऐड हो गया है। अगर यूज्ड आईटी एसेट्स है, सेकेंड हैंड की ही बात हो रही है, मतलब डेफिनेटली यूज्ड ही होंगे। अगर सेकेंड हैंड गुड्स है, कुछ यूज्ड आईटी एसेट्स है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, जो एसीसी से डीटीए में जो डीटीए से एसीसी में जा रहा है, इंपोर्टेड फ्रॉम एसीसी टू डीटीए। देखो जब डीटीए एसीसी को देता है तो उसको हम डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। तो अगर कोई यूज्ड आईटी एसेट है जो एसीसी डीटीए को दे रहा है, तो वो डीटीए के लिए काइंड ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का इंपोर्ट हो गया है ना, तो वो भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ऑथराइजेशन के बिना आप नहीं कर सकते हो। और बाकी नॉर्मली तो अगर आपको
नॉर्मली अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करने हैं, नॉर्मली अगर आपको कोई भी सेकंड हैंड गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो वो फ्री ही होते हैं। नॉर्मली सारे सेकंड हैंड गुड्स फ्री ही होते हैं, लेकिन एयर कंडीशनर, डीजल जनरेटिंग सेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, रिफर्बिश्ड रिकंडीशनड स्पेयर्स पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स या सारे नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारे की सारी चीजें अगर सेकंड हैंड है और आपको इंपोर्ट करनी है तो रिस्ट्रिक्टेड है। ऑथराइजेशन के साथ ही आप क्या कर पाओगे, ऑथराइजेशन के साथ ही आप इनको इंपोर्ट कर पाओगे। बाकी अगर कोई रिफर्बिश्ड रिकंडीशनड स्पेयर्स है, एज सच सेकेंड हैंड है, रिफर्बिश्ड है, रिकंडीशनड है, स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स है, लेकिन जो चार्टर इंजीनियर है ना वो बोल चुका है कि अभी भी इसमें 80% रेसिडुअल लाइफ बची है। सेकेंड हैंड है लेकिन जो उसकी ओरिजिनल लाइफ है ना उसमें से सिर्फ 20% यूज हुआ है, 80% लाइफ अभी भी बची है, 80% लाइफ अभी भी बची है इन कैपिटल गुड्स के स्पेयर पार्ट्स, रिकंडीशन, रिफर्बिश चीजों में। तो आप इनको फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो, या कुछ भी जो इस लिस्ट में कवर नहीं होता है वो सारी चीजें आप नॉर्मली फ्रीली सेकेंड हैंड इंपोर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। और अदर देन कैपिटल गुड्स है, अदर देन कैपिटल गुड्स है तो इंपोर्ट किया है अगर आपने, ऐसे कोई अदर देन कैपिटल गुड्स है जो मुझे रिपेयर, रिफर्बिशिंग, रिकंडीशनिंग, री इंजीनियरिंग वगैरह के पर्पस के लिए यूज करने हैं इसलिए मंगवा रही हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली इंपोर्ट करो। और रिमेनिंग जो गुड्स बच जाते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं एज सच, मतलब ऑथराइजेशन होगा तो ही इंपोर्ट कर पाओगे। शांति से एक बार चार्ट पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इतना कोई खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, हाँ एमसीक्यू पर्पस के लिए आए तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये चीज, ये वाला पॉइंट शायद एमसीक्यू में बन सकता है क्योंकि बाद में पीछे से लेटेस्ट ऐड हुआ था। तो यहाँ बोलेंगे अगर सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स है, सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स है तो जो लिस्ट है एयर कंडीशनर, डीजल जनरेटिंग सेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह तो रिस्ट्रिक्टेड है, ऑथराइजेशन के साथ ही इंपोर्ट कर पाओगे। इनफैक्ट एसीसी भी अगर डीटीए को ये वाले यूज्ड आईटी एसेट्स दे देता है तो इसमें भी ऑथराइजेशन लग जाएगा। बाकी सारे के सारे सेकेंड हैंड गुड्स फ्री फॉर इंपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अदर देन कैपिटल गुड्स अगर रिपेयर, रिफर्बिशिंग, रिकंडीशनिंग पर्पसेस के लिए है तो फ्रीली इंपोर्टेबल है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं रिमेनिंग गुड्स जो आप ऑथराइजेशन के साथ ही सेकेंड हैंड इंपोर्ट कर पाओगे। डन। यहां पे हम हमारा पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा ओवर टाइम हम गए हैं बिकॉज बीच बीच में मैंने आपको 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन करवा दिया है। एग्जाम तक ये वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, आपका सारा काम हो जाएगा, एफटीपी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसके बाहर आने के चांसेस नहीं रहते हैं। दिस इज ऑल जो नॉर्मली एफटीपी में पूछा जाता है। 5 मार्क के लिए इससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। आप सोचो कि मैं पूरा मॉड्यूल में पूरा एफटीपी पढ़ूं तो इतना हेक्टिक हो जाएगा कि उतने पेजेस तो आप दूसरे चैप्टर के पढ़ लो जीएसटी में, तो वो 80 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। डन है। आई होप यू ऑल enjoyed the session. If yes, then please do drop a comment, like, share and subscribe the channel ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। लाइव स्ट्रीम एंड हो जाए उसके बाद डेफिनेटली लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद यूट्यूब में आपका कमेंट हमेशा रहे, वैसे कमेंट ड्रॉप कर देना, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, और आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर देना। ये नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप आराम से पढ़ सकते हो। डन डना डन डन। See you all in some next session. Till then, take care and bye bye everyone.